अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और जी आज जब मैं आई और मेक ओवर जो है मैंने खुद किया है, पहले तो मुझे बताएं, कुछ कमेंट्स पास करें कि मैं कैसे लग रही हूँ। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ और आज जो है मेरे जो ब्यूटी एक्सपर्ट जो हैं उनको फीवर था, अल्लाह उनको सेहत दे, हमजा को जो है अल्लाह ताला सेहत अता करे। और रात को जी मुझे मैसेज आ गया और जी मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकता सुबह। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो टेंशन हो गई कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि जो अगर ये बंदा या ये लोग ना हो हमारी ज़िंदगी में तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ और मैं सोच रही थी यार सुबह यार हेयर स्टाइल कैसे बनाऊंगी। ये तो मेक ओवर तो चलो करना आसान है, कुछ ब्रश श्रश मार लो तो ये तो हो जाता है। ये कौन सा मुश्किल सा काम है, कितना अरसा हो गया हम लोगों को मीडिया में, तो देख देख के कुछ ना कुछ हम लोग भी कर लेते हैं। हालांकि रूटीन लाइफ अगर हम लाइफ की मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल मेक ओवर नहीं करती और बिल्कुल कहीं जाना हो तो लिपस्टिक भी बहुत मुश्किल लगाती हूँ, बस कि डेली 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 मेक ओवर हो रहा होता है। अच्छा, तो यही हाल है कि मैं परेशान हो गई और जी कैसे करूँगी क्या, तो बताएं। अच्छी लग रही हूँ तो कैसी लग रही हूँ। और वैसे सादा सा मेकअप तो मैं भी कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में आप सिंपल सिंपल सा मेकअप करते हैं तो लगता है कि यार एक रूटीन लाइफ में आप हैं। जब बहुत ज़्यादा ओवर मेक ओवर कर लेते हैं तो थोड़ा मुझे अजीब भी लगता है और मुझ पर सूट भी नहीं करता। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं आप पर सूट करना बहुत ही ज़रूरी है। और सुनाएं कैसे गुजर रही है आप लोगों की। ये तो मेरा हाल हो गया ना कि आज मेरे साथ क्या हुआ, तो यही बात करूंगी मैं अपनी बहनों के साथ। तो बहुत बाज़ औक़ात बल्कि हम सब के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी समझ रहे होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेड की मिसाल ले लें कि अगर एक दिन जो है हमारी जो बाजियां हैं, जो हमारी मासियां हैं ना आए तो हमें लगता है अंधेरा हो गया है, काम कैसे होगा, हाय अल्लाह बर्तन पड़े हैं, हाय अल्लाह फलां काम पड़ा है। लेकिन जो है अगर ना आए तो होता ये है कि क्योंकि पिछले अरसे मेरे साथ ऐसे ही होता रहा, नहीं आई बाजियां तो फिर मैं जब भी घर जाती तो जाते ही जो है घर को समेटना, किचन साफ करना, घर की सफाई करना। तो फिर मुझे एहसास हुआ इंसान करना चाहे, हिम्मत करे तो हर काम खुद भी कर सकता है। एक डर जो है, एक खौफ जो है, ये दिल में जब बैठ जाता है कि अगर फलां बंदा हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो हमारा क्या बनेगा। तो अब देख लें हमारे बहुत से प्यारे लोग जो हैं हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, बहुत करीबी लोग जिनसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जिनके बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते कि एक पल भी हम रह पाएंगे। लेकिन जब वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं कुछ ऐसा तो हम रोते हैं, उनको याद करते हैं। और लेकिन ज़िंदगी जो है, मैं कहती हूँ ज़िंदगी जो है वो रुकती नहीं है, वो आगे चलने का नाम है और आगे चल रही होती है। तो कोई चीज़ जो है किसी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, जब हम जिंदा होते हैं अपने घर के बारे में सोच रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अगर मैं ना हूँ तो क्या बनेगा इन सब का, तो गलत सोच रहे होते हैं। कुछ भी नहीं बनना होता, सारी चीज़ें जो है वैसे चल रही होती है लेकिन आप नहीं होते। तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, अल्लाह ने आपको हयाती दी है, ज़िंदगी दी है, तो इसकी कदर करना सीखिए। सबसे पहली बात है कि इसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। इस पर मज़ीद बात करते हैं क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो ज़्यादा बेस्ट वे से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें। मोहम्मद वाजिद रज़ा हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, मैं हमेशा की तरह ठीक ठाक हूँ। हमेशा की तरह माशाल्लाह। और अभी तो ईद गुजरी है, मजे में तो होंगे जी हाँ यकीनन जी, बिल्कुल। यकीनन यकीनन। तो कैसी गुजरी आपकी, कैसे रहा? मर्दों के लिए हमेशा सेम ही होती है, दो ही काम करने होते हैं, या सोना होता है या ससुराल जाना होता है। तो दोनों वो इस दोनों मरतबा काम कर लिए थे। ससुराल गए आप? हाँ जी, ससुराल गए थे जी। एक ठीक है। काम पहले दिन कर लिया था, दूसरा काम जब वो दूसरे दिन अच्छा, कर ये लिया सही था। बना हुआ होता है, सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, लोग बाइक लेते हैं, दो चार बच्चे बिठाते हैं और उसके लिखा बाद चल होता है कि रहे थे। ईद का दूसरा दिन ससुराल का है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो हमारा जो अवामी त्योहार है ना, वो यही है। सही बात ससुराल के घर जाके है। जी हाँ जी। ईद करना और ईद लेना भी होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस है ना? दफा थोड़ा सा डिफरेंट था। अब क्योंकि बड़े हो गए हैं, अब हम्म जब ईदी देनी पड़ती है, लेनी कम पड़ती है।
اور ملتی کم ہے، شروع میں دینی جب آپ زیادہ جا رہے پڑتی ہوتے ہیں سسرال میں، جب آپ کی سٹارٹر میں کہہ سکتے ہو یا شروع شادی ہوتی ہے تو بڑے ناراض نخرے ہوتے ہیں عیدی آ سسرال جا جاتی کے، ہے عیدیاں بلکہ دی جاتی ہیں، گھر بھجوا دی جاتی ہے کہ جو ہے داماد کا جوڑا ہونا چاہیے، عیدی ہونی چاہیے، نقدی شگدی دے دی جاتی ہے نا۔ جی ہاں، اچھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، جب تک آپ کی ساس جو ہے ماشاءاللہ حیات ہے تو پھر آپ کو عیدی ملتی رہے گی، کیونکہ وہ ملتی بیٹی رہتی کی ہے، طرف سے نا وہ ہوتی ہے ایک محبت اور اپریشیشن ہوتی پیار، ہے، اور وہ جو ہے چیز آتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب سسرالی کے گھر جاؤ گے، لازمی بات ہے وہاں آپ کو جو ہے بچوں کو، وہاں کے جو بچے ہیں ان کو بھی سالیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی تو عیدی دینی پڑتی بالکل ہے، ایسے ہی ہے، تو جیب پھر خالی کرنی پڑتی تو ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہو گیا بعد ہو میں۔ جاتا ہے کسی حد تک لیکن بیلنس ہو جاتا ہے۔ اچھا بات ہو رہی ہے خوف کی، جیسے جی کہ چھوٹے چھوٹے خوف کی میں تو بھی بات کر رہی تھی کہ کسی شخص کے زندگی میں جو ہے نہ ہونا، یا ایک ڈر یار یہ بندہ جو ہے ہم سے چھن جائے گا تو یا چلا جائے گا خدا نہ خواستہ، تو پھر ہم کیسے زندگی گزارے جبکہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ کوئی چیز دیکھیں اگر ہم تو کوئی چیز رکتی نہیں ہے۔ زندگی نا بیسیکلی ایک سفر ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس نے کٹنا ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جب ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چل رہے ہیں، اسٹیشن آئے گا، کچھ لوگ اتر جائیں گے وہاں سے اور آپ اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے، ہاں بائی اینڈ ہماری منزل ایک ہی ہے، بالکل ہم سب نے چلے جانا ہے، بٹ واٹ از نیسیسری، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی لمحہ موجود میں جی رہے ہیں یا نہیں۔ ہاں خوف جو ہے نا وہ ایک انہونی کا ڈر ہوتا ہے ہمیشہ، بالکل کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اب کیا ہوگا، ہاں کہ مطلب جیسے باپ نے کہا کہ ایک شخص ہماری زندگی میں موجود کل نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ بالکل ہم ایکچولی ان کے نہ ہونے سے نہیں ڈر رہے ہوتے، ہاں۔ ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی، اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری لائف کیسی ہوگی، کتنا چینج آئے گا، جن پہ ہم بیس کر رہے ہیں، جن پہ ریلائی کر رہے ہوتے ریلائی ہیں۔ کر رہے ہیں۔ تو بالکل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کی ہماری جو لائف ہے وہ کس طرح کی گزرنے والی ہے۔ تو ہاں کوشش یہ ہے، آج ہم لوگ جب اس کو ڈسکس بھی کریں گے، کہ بیسیکلی ہم لوگ خوف کو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بالکل یہ موجود رہتا ہے ہاں اور اس کی گنجائش موجود ہے ہاں کہ یہ موجود رہے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ جو نارمل روٹین میں سیٹ بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایک کمپنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا فون بجتا ہے، ہاں تو وہ ایک انسرٹن ایونٹ تھا، اب کیا ہوا کہ لوگ فون کو سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں وہاں پہ، بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، اب آپ بھول گئے کہ کیسے اس کو اچھا سائلنٹ کرنا ہے، جلدی جلدی۔ یہی حال ہمارے مارننگ شو میں ہوتا ہے، جبکہ ہم سٹارٹ جب لے رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات اچھا ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نا کہ بھئی ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہم نے موبائل آف کرنا ہے، روٹین وائز جب سائلنٹ سب کرنا ہے۔ کام کر رہے ہوتے ہیں، سائڈ پہ موبائل رکھنا ہے، سیل فون رکھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اچھا اکثر جو گیسٹ ہیں کیونکہ اچانک آ جاتے ہیں یا ہمیں موقع نہیں ملتا بتانے کا تو وہ بھول جاتے ہیں، بالکل جب اچانک بچ جاتا ہے تو وہ ادھر ڈر ڈھونڈ رہے جاتے ہوتے ہیں، ادھر ڈر جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اب کیا کیا جائے۔ یہ بیسیکلی یہ ڈر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی اور کو دے دیں گے، رکھ دیں گے سائڈ پہ، فوراً سے بٹن پریس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں کہ یہ اس طریقے سے ڈر موجود رہتا ہے، بالکل لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، بچوں میں کیسے کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آج کل کورونا کی سچویشن چل رہی ہے، کورونا تو کا اس میں خوف، کورونا کو ہم لوگ جو ہے وہ موت کا کس طریقے خوف، سے کر بیماری سکتے کا ہیں۔ خوف، بالکل یہ ساری چیزیں نا گردش کر رہی ہیں اس بیماری بالکل کے کہہ رہے ساتھ۔ کیا ہوگا اگر ہم بیمار ہو گئے، اتنی ساری جو ہے نیوز سننے کو ملتی ہے، اتنے سارے لوگ جو ہے سنتے ہیں افیکٹڈ ہو گئے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ہم لوگوں میں سے کسی کو ہو گیا تو کیا تو ہوگا۔ کیا ہوگا اس ہاں کے۔ تو بیسیکلی جو ڈر ہے، یہ جو ہم ایک سٹیپ آگے چل رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی کہ جی ان فیوچر کیا ہوگا، ہاں تو یہ انہونی کا ڈر ہے، یہ کرنٹ سچویشن کا نہیں ہے۔ ہاں تو اس لیے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اگر ڈر کو اپنے آپ میں سے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں جو پریزنٹ مومنٹ ہے اس میں ہمیں سروائیو کرنا ہے، اس میں ہمیں زندہ رہنا ہے۔ بالکل اب بھی کرنٹ سچویشن میں اگر ہم لوگ زندہ رہتے ہیں تو آگے کی چیزیں ہمارے لیے اور آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ پتہ ہے ہمیں کرونا جو ہے ایک وبا ہے، اس میں احتیاط بار بار کہا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، تو یہ خوف اس طرح اوور کم بھی پاتے ہیں جب ہم یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار جب ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ خوف اس طرح اوور کم پاتے ہیں یا ہم لوگ پا رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں۔ اس میں دیکھیں کرونا کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کے ریزلٹس نیگیٹو آئیں گے۔
ٹھیک ہے. اچھا نیگیٹو آئیں گے ہاں ریزلٹ؟ جی، اور اگر آپ جب وہ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کے ریزلٹس پازیٹیو آنا شروع ہو جائیں گے. وہ کس طرح سے؟ یہ جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ بہت یہ امپورٹنٹ تھوڑی ہے، لیکن عجیب اس کو ہے. یہ ہے کہ پازیٹیو اگر سوچیں تو نیگیٹو جی ریزلٹ ہاں آئیں گے، جی، نیگیٹو سوچیں گے تو جو ہے نا آپ پازیٹیو پازیٹیو ریزلٹ آئیں ریزلٹس گے. آئیں گے. یہ چیز اس سچویشن میں، کیونکہ دیکھیں ایک بیماری آپ کو لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ کو فلو ہو گیا یا آپ کو کھانسی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، اب اگلا جو ڈر ہے وہ نیگیٹو جانا بیسیکلی ہے. وہ اب نیگیٹو آئے گا کہ جی اب آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا جی اگر مجھے ہو گیا، ہاں میرے پاس صرف 15 دن ہے، 15 دن کے بعد میری کنڈیشن کیا ہوگی. اب ہم زبردست. کیا کرنا شروع ہو گئے، اب ہم نیگیٹو سوچنا شروع ہو گئے. یہ بیسیکلی ڈر ہے، ہم. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ تمام کا تمام بیس کر رہا ہوتا ہے جو ہماری تھنکنگ ہوتی ہے یا جو ڈر بالکل ہمارے اندر پیدا بالکل ہوتا ہے. بالکل. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم لوگوں نے بیسیکلی پازیٹیو کرنا ہے. اگر آپ کے ایریے کے اندر، آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے سرکل کے اندر کسی کو بھی اگر کرونا کی جب وہ کنڈیشن میں سے گزر ہے، تو اس کے لیے اس ٹائم پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کرے. کیا جیسے آپ نے بات کی کہ آپ پورا اپنا اہتمام کر لیں، آپ اپنی تمام جو ہے وہ احتیاطی احتیاط تدابیر لیں. کر لیں. بالکل. اس کے بعد اب آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کر دیں گے. بالکل. اب جب آپ بہتر کا سوچنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں کہ جی اب تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، بس مجھ سے وصیت لکھوا لیں اور میں تو بس ہاسپٹل جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں واپسی نہیں آؤں گا، تو ہم لوگوں نے پہلے بھی یہ پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب ہمارا دماغ نہیں کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کام کرتا ہے. ڈر کے اوپر وہ بڑی جلدی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب ڈر کے اوپر کام کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ آپ کے جو سمٹمز ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل. ویک ہوگا تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں آپ کرونا کے survive ہی وہ نہیں آپ کر کے اوپر پاؤ گے. آپ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. بالکل جب بالکل. سروائیو نہیں کر پائیں گے تو جو ڈر تھا وہ یقین میں بدل جائے گا آپ کا اچھا کہ یہی میں نے ہوتا زندہ ہے. نہیں اچھا رہنا. یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جیسے آپ گمان کرو گے تو وہی ملے گا. ملے گا. تو آپ اگر برا گمان کر رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو تو یقیناً ویسا ہی ہوگا. تو اس لیے کیا ہے کہ کرونا کی سچویشن میں اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کے ریزلٹس نیگیٹو آئیں گے، اور اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کے ریزلٹس پازیٹیو آئیں گے. اچھا یہ تو کرونا کا خوف ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے بیماری کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، فیلئر کا خوف ہے، فیلئر کا خوف ہے، غلط بولنے کا خوف ہے، ہجوم کا خوف ہے. یہ بہت سارے خوف ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں پوری زندگی. اچھا کچھ خوف نہ، میں بات کروں گی بچپن کے خوف کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم اونچائی سے گرتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، گڑھے میں جاتے ہیں، یہ والا خوف، یا اندھیرے کا خوف. بچپن میں کچھ اور طرح کے خوف ہوتے ہیں، جوانی میں جا کے کچھ اور طرح کے خوف ہو جاتے ہیں. تو یہ چینج ہو جاتی ہیں. کچھ جو خوف ہے نا وہ ہمارے ساتھ لائف لانگ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. جیسے بات کی آپ نے ابھی کہ جی اونچائی کا ایک خوف ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چلتا رہے گا. بالکل. کہ وہ اب کیا ہے کہ ان چیزوں کو بھی اوور کم کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اندھیرے کا خوف ہے، ٹھیک ہے، ہم بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ادھر نہ جائے، آنکھ بند کرنے کا خوف، یہ مجھے بہت ہے، بلکہ میں کچھ چیزیں مجھے بھی ہیں، آنکھ بند کریں گے اور اس کے بعد کھلے گی یا نہیں کھلے گی، میں زندہ رہوں گی یا نہیں رہوں گی. اس طرح کے خوف بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں. اگر کچھ کہا جائے کہ کچھ ٹائم، مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہمیں دوائی ڈالی جا رہی تھی، ہماری آنکھیں خراب ہوتی تو جو ٹیوب وغیرہ ڈالی جاتی تو اس میں ہوتا تھا کہ آنکھیں چپک جاتی نا آپس میں، تو میں ڈر کے مارے نہیں ڈلواتی تھی کہ میری آنکھیں نہیں کھلیں گی. اب کیا کہ دیکھیں اب کیا ہوا کہ جب آپ نے ان چیزوں کو 2-3 دفعہ پریکٹس کیا ہوگا، پھر آپ نے کریم لگوائی ہوگی، اس کے بعد 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پھر فوراً کھول دی میں نے آنکھیں، فوراً آپ نے کھول لی. اب آپ کو پتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا. بالکل. تو کیا ہے کہ یہ اس کا کیور بھی موجود ہے. جو فیئر ہے اس کا کیور ہمیشہ موجود رہا ہے. وہ صرف کیا ہے کہ جب تک آپ پہلی اٹیمپٹ نہیں لیتے، مطلب فار ایگزامپل اگر آپ جب وہ آپ کو ہائٹ فیئر ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک آپ ایک دفعہ اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے تب تک آپ اس چیز کو ہمیشہ ڈرتے رہیں گے. فیلئر کا خوف ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو جب تک آپ فیل نہیں ہوں گے، آپ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گے، تب تک کیا ہے کہ آپ کے پاس سکسیس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو زندگی کے حوالے سے ہو گیا کہ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی اپس ہے زندگی میں، کبھی ڈاؤن ہے. اور جب اپ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈاؤن کا تو تصور ہی نہیں ہوتا کیسے ہوگی لائف. لازمی بات ہے اب اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی ڈاؤن لائف آتی ہے، آپ کی وہ جو بیسک نیڈز ہیں بڑی مشکل سے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خوف جب واپس ہم آپ جاتے ہیں تو یہ بھی رہ جاتا ہے
کہ خدا نخواستہ پھر وہ حالات ہو گئے, وہ برے دن جو ہے وہ دیکھنے نہ پڑ جائیں. تو اس طرح کا جو ہے, اس طرح کے خوف بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں. بالکل, یہ وہی یعنی وہ اچھے دنوں کو پھر وہ اتنا انجوائے نہیں کر رہے ہوتے جتنا کہ ان کے ذہن میں رہ جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ان مومنٹس کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اگر ایک لائف سپین میں سے گزر رہے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز بالکل موجود ہوتے ہیں, نشیب و فراز موجود ہیں, کہ جب ہم لوگ جب وہ ڈاؤن فال ہمارا سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں اس مومنٹ پہ, اب یہاں پہ ہماری تمام کی تمام ایفرٹ جو ہے نا, اس کو ہم لوگوں نے اپنے پاس کنسیو کر کے رکھنا ہے کہ اب یہاں پہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمت ہار دیتے ہیں. اب جب ہمت ہارتے ہیں, رونا دھونا, اور اس کے بعد وہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب دیکھیں, جب میرے ساتھ اچھا ہو رہا تھا تو وہاں پہ میں نے قسمت کو جو ہے نا قسمت کو کچھ نہیں کہا. لیکن جیسے میرا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا تو میں نے کہا جی سارا کچھ قسمت میں, وہ تو ہمارا نصیب تھا کہ اچھا نصیب مل گیا ہمیں. یہ اس طرح ہوتا ہے. ایکچولی کیا ہے, کچھ برا تو اس میں دو چیزیں, ایک ہوتی ہے فلائٹ سچویشن ہے اور ایک ہے فائٹ کی سچویشن. ٹھیک ہے, ہم ڈر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ وہاں پہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اس سے لڑ لیں. لڑنا ناٹ ان سینس آف کہ جب وہ کوئی جنگی تیاری کریں, بٹ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تمام جو آپ کی ایفرٹس ہیں ان کو کمپائل کر لینا. کمپائل کر کے اگر آپ کا ڈاؤن فال ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز کون سی آ رہی ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کا بزنس میں لاس ہو رہا ہے, لاس ہو گیا, شدید لاس ہو گیا, اب اس کے بعد آپ کے پاس اپرچونٹی کہاں پر ہے, کہاں سے آپ دوبارہ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں, کون سا مومنٹ ہوگا کہ جہاں سے آپ نے دوبارہ اپنی لائف کو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں آیا ہے. میری زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے اور میں بہت کم ٹائم ملتا ہے نا, تو ایکسپیرینس اپنے جو ہے بندہ شیئر کرتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی جو ہے دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جی, یعنی گھر کا ایک ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس قابل ہوں, میرے اندر کیا قابلیت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اس ماحول سے نکلنے کے لیے بات یہ ہے, یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ قدرت کی ہاتھ میں ہے. زندگی میں نشیب و فراز آنا, بزنس کا ڈاؤن ہو جانا, ختم ہو جانا, اور اچھے اچھے لوگ جو ہیں, میں کہتی ہوں بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کب جا کے جو ہے وہ ڈاؤن فال ان کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, سارے امتحان ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے اگر گھر کا ہر فرد اپنی کیپیسٹی دیکھے اور قابلیت دیکھے, میں کیا کر سکتا ہوں, تو یہ بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے جب میری شادی اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے ہی ہوا, ان کا بزنس جو ہے فلاپ ہو گیا. اچھا بھلا بزنس تھا اور یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ خاتون جب شادی ہو اور ایک اچھی لائف کا تصور ہوتا ہے. تو میں نے اس وقت جو ہے بامشکل جو ہے ایف ایس سی کی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا. اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے اندر کچھ کمی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے میرے پاس, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ سلسلہ تب سے چلا اور جو ہے گریجویشن, پھر پی ایچ ڈی اور پھر لا, تو یہ چلتا رہا یہ سلسلہ. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں ایسا آتا ہے, تو پھر ہر بندے کو جو ہے گھر میں موجود لوگوں کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کیا کرنا چاہیے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی راضیہ رفیق ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو عائشہ, سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کرنے کا, اور الحمدللہ میں بالکل اچھا لیٹ آئیں آپ, یہ تو شکوہ ہے, یہ ایک گلہ ہے. میں تو کہتی ہوں اتنے سے بعد ملاقات ہو رہی تھی اور پورا رمضان شریف ملاقات نہیں ہوئی, اور آپ آج لیٹ عائشہ ماہ رمضان میں تو یہ رہنا, آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے اٹھا ہی نہیں جاتا, اور یقین کریں الحمدللہ روزہ چھوڑنے کی عادت نہیں, اور روزہ رکھ کے کچھ کرنے کی پوزیشن نہیں. یہ بڑی مزے کی بات تھی. اور پھر پوزیشن خراب تھی تو اس لیے لیٹ ہی رہی زیادہ ٹائم. اور آج کے لیے مجھے لیٹ ہونے کی کاز یہ تھی کہ جب میں ٹریول کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اولڈ شوجہ آباد روڈ پہ نا ٹریفک جام ہے. اچھا, تو وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی. یہ ابھی کا جی ابھی ریسنٹ جب میں گزر کے آ رہی, تو میرے خود میں ایک مسجد کی بیک پہ کوئی چیز برن ہو رہی تھی, کوئی شاپ تھی یا کوئی گھر تھا, بڑی کریٹیکل سی کنڈیشن تھی. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہو اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, جمع اکٹھا ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ فائر بریگیڈ کا جو کام ہو رہا تھا ان کو ایزی وے دینا چاہیے تھا. انہوں نے تو الٹا ٹریفک جام کر دیا. یہ ہم بات کرتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں جب پی اے کا طیارہ گرا تو وہاں بھی یہی شکایت تھی. جب ہم نیوز سن رہے تھے, گھر میں بیٹھے دیکھ رہے تھے, تو بھئی لوگوں کا مجمع ہجوم جمع ہو گیا. بھئی آپ کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں,
देखना है तो हम लोग भी तो टीवी पे सब कुछ देख रहे थे, आपको मीडिया जो है बर वक्त जो है खबर दे रहा था, हर चीज दिखा रहा था, तो कम से कम जो रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं उनको तो आप स्पेस दें, उनको भी तो आप रास्ता, उनको जगह दें। स्पेस ही दी जा रही क्योंकि थी। कोऑपरेटर होती हैं। और ये पाकिस्तान का अलमिया है, एक लफ्ज है भेड़ चाल। आप जो कर रहे होते हैं ना, आपको देख के सारे वही करने लग जाते हैं, चाहे उसमें नफा है या नुकसान। इवन कि आप देखें, चंद लोग जमा है, आप किसी मौजू पे बात करते हैं, कोई भी नहीं सोचेगा, वो ये कहेगा आयशा ने ये कह दिया ना, आपने ये कह दी, फिर मैंने ये कह दी, फिर मेरे साथ वाले, हम वही बात रिपीट करते जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा जो मीडिया है उसमें अक्सर माजरत के साथ एक बंदा जो बोल रहा होता है ना, वो सारे चैनल्स वही उठा के इवन के वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होता है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हरासमेंट फैला रही होती, लेकिन वो फैलाते ही चले जाते हैं। पॉलिसी हर मीडिया हाउसेस का एक नहीं होता राजी, आप जानती हैं, कुछ अपने उस पे चल रहे होते हैं, इस पे हम बात नहीं करते। हम खुद मीडिया पे बैठे हैं तो हम कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये पूछने वाले हैं आपसे कि सियासी लोग जो हैं, जैसे आप पर्सनैलिटी है, शख्सियत, तो इन लोगों की ईद कैसे गुजरती है? पिछली ईदों में तो जो है ईद मिलन पार्टी भी थी, तो अब इस तरह का सिलसिला रहा या नहीं रहा, कैसे गुजारी ईद, ये बताएं। आयशा, हमने तो ऐसे गुजारी कि हम लोगों की खुशियों में तो शायद अगर ना शामिल हों गुजारा है, लेकिन दुखों के बगैर गुजारा नहीं। हमने इस ईद में जहाँ जहाँ डेथ हुई, जिन लोगों को हमने थोड़ा सा डिले किया होता, सबके पास गए, उनके प्यारों का अफसोस किया, लोगों से मिलना मिलाना तो रहा, लेकिन एक महदूद लिमिट्स में रह के, मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ, क्योंकि ये इतना सोशल डिस्टेंस होना भी चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम कहा तो पहले यूं होता था, अब अस्सलाम वालेकुम भी खैरियत से है, काफी है, दूर से हो गया। तो ये भी अब लोग समझ गए ना। स्टार्ट में जब हम कर रहे होते थे तो लोगों को बुरा लग रहा होता था, यार ये सलाम जो है क्या तरीका है, हाथ बढ़ाते। तो अब जो है अब अक्सर लोग हाथ बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर भी समझ जाओ इतनी यार। अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, और मेरे ख्याल में माशाल्लाह से हमारा मुआशरा कुछ भी हो एजुकेटेड तो होता जा रहा है। हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रहा है, और लिटरेसी रेट के बढ़ने से इतना तो बेनिफिट होना ही चाहिए कि हम एक बात अगर कही जा रही है उसको फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, ईद कैसे गुजरी फिर? ईद कितनी हमारी ये वाली ईद, कोविड-19 की जो ईद है, कितनी मुख्तलिफ थी? आयशा, ईद क्या गुजरी, किचन था और हम थे। क्योंकि किचन संभाला, बच्चों को देखा, और जो फैमिलीज आई गई उनको सर्व किया। आम रूटीन में तो हम किसी के हथे ही नहीं चढ़ते ना। सही। तो ये वो दिन थे, ना तो हमारे पास कोई बहाना भी नहीं, सोशल इवेंट था, ना बहाना था, ना कहीं बाहर भागने की जगह थी। तो इजी वे में जाहिर है फिर एक ही काम था कि किचन में जाएं और सर्व करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात ये है कि ऐसे होता है, आप लोगों की सियासी जो पार्टियां हैं ईद के बाद जो है शुरू हो जाती हैं, रमजान शरीफ के एंड में भी होता है, इनके जो है अफ्तार पार्टियां शार्टियां हो रही होती हैं, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, रमजान के एंड में क्या, मेरे ख्याल में फर्स्ट रमजान से लेके स्टार्ट हो जाता है 30वें रमजान तक हमारी अफ्तार पार्टीज, कोई भी रोजा ऐसा नहीं होता हम बमुश्किल घर वालों को टाइम देते हैं कि चलें आज का रोजा आपके साथ होगा। लेकिन इस मर्तबा हमने इस बात को बहुत ज्यादा अवॉइड किया, कम से कम मैंने नहीं किसी अफ्तार पार्टी को ज्वाइन किया। सही, सिवाय एक या दो के जो ऐसी मजबूरियां थी कि जिनके बगैर गुजारा नहीं, जो बहुत क्लोजेस्ट थे, तो वहां पे हम अफ्तार पार्टी पे जरूर गए, लेकिन ज्यादातर हमने अवॉइड किया। गैदरिंग जो है गैदरिंग से अवॉइड किया। और अच्छा, देख ले यार, चांद रात को जो हालत थी बाजारों में, जो ये रश था, तो लगता नहीं था कि यार कोरोना कहीं है पड़ा, या कुछ डर है या खौफ है, कुछ ऐसा था ही नहीं है ना। आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए ना हमारे पास, सब केसेस के रिजल्ट्स बढ़ गए, रिजल्ट्स बढ़ गए। ठीक है, अभी बल्कि सुबह ही आ रहा था कि आगा खान ने जो है ना वो मजीद केसेस देने से इनकार कर दिए। तो अब हम उस सिचुएशन में अब आ गए हैं कि जैसे हम पहले जब वो वीडियो देख रहे होते थे कि हॉस्पिटल्स के बाहर जो है वो लोगों ने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं, तो अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में ये सिचुएशन आती है, और ये फिर क्या होगा कि इस तरह के सिनेरियोज देख के और वीडियोस देख के अब वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि खौफ पैदा होगा। अब जब खौफ पैदा होगा तो वो मजीद इस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजा, तो आजकल क्या हो रहा है, कुछ सियासी जो है क्या कहते हैं सरगर्मियां हैं या नहीं है, बिल्कुल स्टॉप हो गई हैं ईद के बाद? सियासी सरगर्मियां तो होना हो, लेकिन हमारी समाजी सरगर्मियां जरूर चल रही हैं। हम लोगों से राब्ते में है। माह रमजान में, पूरे माह रमजान में हम लोगों ने जिस तरह हेल्प कर सकते थे लोगों को किया। ठीक। और ये काम तब से स्टार्ट है जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है। उसके लिए हमने माह रमजान का भी इस मरतबा तो वेट नहीं किया।
صحیح۔ اپنے طور پہ لوگوں کو ہم جیسے بھی ایڈ پہنچا کے ہم نے پہنچائی، اس پہ پارٹی بیس بھی تھا اور اس میں وہ مخیر حضرات بھی تھے جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ بالکل بہت سارے لوگوں نے کوآپریٹ کیا، بہت سارے لوگوں کے گھروں تک ہم نے سامان کو ڈیلیور کیا، اور لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل ہم سٹرک ہو کے رہ گئے ہیں اس پہ، کیونکہ جو دینے والے ہیں ان کا بھی ہاتھ اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ضرور بنائے کہ کام کا سرکل چلنا چاہیے۔ کل میں نیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں میں نے ٹرانسپورٹرز کو دیکھا، بس ڈرائیورز کو دیکھا، بالکل وہ اتنے بیزار تھے، وہ کہتے کہ اب ہمارے گھر فاقوں پہ آ گئے ہیں۔ بالکل، اور دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ خودکشیاں بھی نظر آئیں سامنے، اور ایک جو ہے کراچی میں بھی آئے، ایک باپ نے خودکشی کی کہ میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا نہیں سکتا، تو اس سے اچھا ہے کہ جو ہے اپنی جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اپنے آپ کو جو ہے مار دیا۔ عائشہ، جو یہ چیز بھی عمران بڑھ خان رہی صاحب ہے۔ نے دسترخوان کسی زمانے میں اناؤنس کیے تھے نا، ہاں۔ میرے خیال میں اب وہ اس لگ کی جانے زیادہ چاہیے۔ ضرورت اب ہے، ضرورت ہے، اس زیادہ- وقت نہیں تھی۔ بالکل بالکل اب جو زیادہ سفید ضرورت پوش ہے۔ لوگ ہیں وہ شاید 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہیں۔ بالکل یہ لمحہ فکریہ ہے، ہوں۔ اور یہی وہ ٹائم ہے کہ اگر کوئی جنت خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے وہ ضرور میدان میں آ اس سچویشن میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم یہ بھی بات کرتے ہیں نا، کووڈ-19 آیا، ایک وبا آئی، سب اس میں سروائیو کر رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو رازیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیکھنا چاہیے تھا اور کیا سیکھا ہم عائشہ، لوگوں نے؟ 2 اپوزٹ رویے میں نے دیکھے۔ کچھ لوگ پہلے سے بہت زیادہ پولائٹ ہو گئے، ان کے دل نرم ہمبل ہو گئے ہیں پہلے سے، بالکل، بہت ان کے زیادہ دل نرم ہو گئے احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ جو ہم نے اکٹھا کیا ہے اس میں سے کو- کچھ استعمال بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کوآپریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، لوگوں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے میں نے حریص بھی دیکھے کہ جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن انہوں نے رونا شروع کر دیا، مر گئے مر گئے مر گئے۔ تو یہ متضاد رویے ہیں، جبکہ اس وقت ہمیں بیلنس رویوں کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل اس وقت جو سب سے پریشان طبقہ ہے وہ ہے سفید پوش، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ بالکل جو مخیر حضرات ہیں، چلے اگر وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو کم از کم ابھی سال بھی انہیں گھر بیٹھ کے کھانا پڑے، ان کے لائف سٹائل پہ فرق نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اتنا جو بینک غریب بیلنس ہے، اتنا جو ان غریب کے ہے، جو پاس۔ اپنی غربت کی چادر سے جھانک رہا ہے اور بتا رہا ہے میں بڑا غریب ہوں، ایک بندے کو کچھ 10 بندوں نے بھی امداد کر دی ہوگی کہ یہ غریب ہے، اس کے بارے میں تو کنفرم ہوتا ہے، کنفرم ہے، اور وہ مانگنے سے بھی وہ نہیں کرتا نا کہ مانگ رہا ہے، وہ لے وہ رہا ہے، easily مانگ جہاں رہا ہے اور کہہ کے بٹ مانگ رہا ہے، رہا میں کیا ہوتا ہے کروں؟ یہ سارا سامان، تو وہ جا رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں لائنوں میں بہت سارے۔ اب یہ تو سب کو پتا ہے، اور کتنے کتنی جگہ پہ راشن لینے کے بعد بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ہے، اس طرح کے کیسز آئے ہیں، ہاں اس طرح کے کیسز آئے ہیں ایسے ہی ہے۔ کہ وہ لے کے آگے جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں۔ بالکل اب وہ بالکل میم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اپوزٹ رویہ، اب یہ جو سیکنڈ سچویشن تھی نا کہ لوگ حریص ہو گئے کہ بھائی دیکھیں، ایک چیز ہے کہ اگر ایک پیکٹ مطلب ہم لوگوں نے جو ڈونیشنز کی تو اس میں کیا تھا کہ ہم 5 فیملی ممبرز کا ایک ڈونیشن پیک جو وہ دے رہے تھے، جو 20 سے 25 دن کے لیے کافی تھا۔ اب وہ کیا تھا کہ وہ ان میں سے 3 لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے جا کے لے کر آ گئے۔ اب اس کے اندر ہونا کیا چاہیے تھا کہ مجھے کسی اور کا بھی خیال اچھا، کرنا۔ اس پہ بات کرتے ہیں، بہت سارے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نیوز پہ آتی ہے، لوگ خودکشی کرتے ہیں یا خوف جو ہے، اس پہ بک کا خوف ہے، کس چیز کا خوف ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو روحی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر، اور جی ہمارے ساتھ راز رفیق ہیں، محمد واجد رضا ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی خوف کے حوالے سے، رضا سے بات ہو رہی تھی۔ تو یہ جو خوف ہے یہ نکلتا بھی ہے یا ہمیشہ دل میں جو ہے رہ جاتا ہے، یہ ڈر دماغ میں رہ جاتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، دل اور دماغ، یہ دونوں پہ حاوی ہو جاتا ہے خوف۔ اگر آپ چاہیں گے تو نکل جائے گا، اچھا، یہ نہیں ہماری چاہیں گے تو اپنی وش موجود پر رہے گا۔ ہے کہ یہ ہم آپ کے اوپر اس کو ڈیپینڈ لے کے کرتا ہے۔ چلتے ہیں یا دیکھیں، ہم نے سب سے پہلی بات جو کی تھی نا وہ یہی کی تھی کہ آپ چاہیں گے تو تمام ساری چیزیں، کیونکہ آپ چاہیں گے تو آپ پہلی دفعہ ٹکر لیتے ہیں نا ڈر سے۔ اگر آپ نہیں چاہیں گے تو وہ چیز موجود رہے گی، چاہے وہ بچپن سے تھی، پھر وہ جوانی میں تھی، یا وہ بڑھاپے میں آگے موجود رہے گی، تو وہ چیز موجود رہتی ہے۔ تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سارا کے سارا آپ کے اوپر کہ آپ کا جو دل اور دماغ ہے، کیونکہ ان دونوں کی جنگ تو چلی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کس سائڈ پہ ہیوی ہیں، کہ اگر آپ جب یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے،
یا آپ ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے, جیسے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے تو اپنی ساری زندگی ایسے گزارنی ہے, کہ جب آپ نے پلان کر لیا کہ میں نے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے تو وہ ڈر آپ کے ساتھ بنا رہے گا, یعنی حالات کا مقابلہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر تو آپ اپنے ڈر سروائیو کر لیتے ہیں. اگر آپ نہیں کر پاتے تو یقیناً جو ہے پھر ڈر آپ پر حاوی رہتا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. یہ تو ہر چیز میں ہے, ایون کہ جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں اپنے پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں, ایون کہ آپ ٹی وی پر آ رہے ہوتے ہیں اپنے پرفارمنس جیسے کہ ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سٹارٹ میں ڈر ہمیں بھی تھا, ایسا نہیں ہے. آپ بھی جب کوئی نیا کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت جگہ جو ہے جا کے فمبلنگ بھی ہو جاتی ہے, ریپیٹ ہو جاتا ہے ورڈ, اور کچھ تھوڑا سا پزل بھی ہو جاتا ہے بندہ. یہ راجے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. میں آپ کی اسی بات کو ڈیفائن کروں گی کہ جب نیا مجھے کہا جاتا تھا بولنے کے لیے, پالیٹکس میں تو ان ہو گئے اپنے کام سے, لیکن جب کہا جاتا تھا نا کہ راضیہ آپ بولیں, اور میں نے کہا دینا میں اپنا وقت دوسروں کو دیتی ہوں, میں اپنا وقت سینئرز کو دیتی ہوں, جونیئرز کو دیتی ہوں. یہ ڈر تھا جو اس کا بھی طرح بات اچھا, جب کسی نے نہ چاہتے ہوئے زبردستی کسی نے مائک ہاتھ میں دے دیا, جب میں نے بولنا نا, میں نے اندر سے مکمل طور پہ وائبریٹ کرنا بہت زیادہ. اور لیکن اب الحمدللہ یہ صورتحال ہے, ہزاروں کا کراؤڈ بھی ہو تو مجھے بولنے میں کوئی دقت نہیں. اور ایک وہ ٹائم تھا کہ جب سٹیج پہ چند لوگ بیٹھے ہیں چھوٹے سے سین میں اور آگے چند خواتین, تو مجھے بولنے میں دقت پیش آتی. تو یہی ہے کہ جب انہوں نے اس کو ہم نے قابو پا لیا, پریکٹس کر لیا, وہ چیزیں پھر ہو جاتی ہیں. اور پریکٹس کرنے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ ہر چیز آپ کے اندر ہے, آپ اس کو خود پہ جتنا حاوی کر لیں گے ہو جائے گی, اور آپ اس کو جتنا کنٹرول کر لیں گے آپ کر لیں گے. ایون کہ سائنس کہتی ہے کہ آپ کی موت تب تک نہیں آتی جب تک آپ اس کو تسلیم نہ کریں. یہ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں, جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی, ایون کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں. ایکسپٹ ہم نہیں کرنا, ڈر کو, خوشی کو, خوف کو ہم کیا کرتے ہیں. اچھا یہ بات ہے نا, آپ دیکھ لیں بہت سارے ہم لوگوں دیکھا, اور ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز بھی آئیں زندگی میں, ان کے جب ہم ایکسپیرینس پڑھتے ہیں, بہت ساری بیماریاں, کینسر جیسی موت سے لڑ رہے ہوتے ہیں, جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری اور بیماریوں سے, تو وہ لڑ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ جنگ, اور نہیں وہ گھبرا رہے ہوتے کہ دیکھا جائے گا. اور پھر وہ جو ایج ہے وہ فیکٹر بڑھ جاتا ہے جب آپ ڈر پہ اوور کم پا جاتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک ریسنٹ کیس ہے کہ ابھی عرفان خان کی ڈیتھ ہوئی ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, اور وہ کینسر کے پیشنٹ تھے. تو ڈیتھ سے ایک دن پہلے ان کی جو ہے نا مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی, تو تقریباً کچھ ٹائم پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی میری مدر مجھے لینے کے لیے آ رہی ہیں. وہ ایکسیپٹنس تھی بیسیکلی کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ اتنے عرصے سے لڑ رہے تھے, وہ ایک مومنٹ ایسا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے ہار مان لی, انہوں نے کہا جی اب مجھے یہاں سے جانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے ان کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل. تو یہ چیز جو ہے وہ میم نے بڑی زبردست کہی کہ آپ کی ایکسیپٹنس کے اوپر ہے, کہ اگر آپ خوف کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ فنش ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اپنی اسٹرگل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں کوشش کر رہا ہوں اور میں اس چیز کو ون کر لوں گا, تو وہ جو ون سچویشن ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جاتا ہے. اچھا یہی ڈر ہوتا ہے جب لوگ جاتے ہیں, بچوں کی بھی بات کر رہی ہوں, ینگ جنریشن کی بات کر رہی ہوں, جب جاتے ہیں اور ڈر ہوتا ہے, پہلے تو جا نہیں رہے ہوتے. اچھا بہت ساری جگہ سے ویکینسی نظر آ رہے ہوتی ہیں, ٹرائی کرنی ہے, ٹرائی کر لیتے ہیں جب انٹرویو کو, نہیں یار میں کیا بولوں گا, کیا پوچھا جائے گا. اچھا یہ ایک ڈر ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جانے سے پہلے ہی جو ہے آپ کا دماغ یا دل کہہ رہا تھا نہیں یار تم نہیں جاؤ, فیلئر ہو جاؤ گے, ناکام ہو جاؤ گے, پتہ نہیں کس طرح بولو گے, غلطیاں کرو گے تم. تو اس سے ڈر جانا جو ہے وہ آپ کو جو ہے بہت ساری جگہوں پہ میں کہتی ہوں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نہیں دیکھا جائے گا یار, اگر غلطی ہو گئی تو خیر ہے, آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, ہو گئی غلطی ٹھیک ہے, نہیں ہوئے یہاں ایکسیپٹ, تو کہیں اور جا کے ٹرائی کر لو گے. ٹرائی کرتے کرتے آپ کہیں نہ کہیں کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. زندگی میں فل سٹاپ مت لگائیں, آگے بڑھیں, بڑھتے جائیں, اور اگر آپ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے راستے بہت کھلیں گے. اشتیاق ہے ہمارے ساتھ منشا آباد سے, اور ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. جی اشتیاق کیا کہیں گے؟ کہ میں آنکالوجی کا پیشنٹ ہوں. جی جی. اچھا الحمدللہ بالکل فٹ ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, سارا معاملات میرے ٹھیک ہے. میرے ڈاکٹر مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کیسے فٹ ہیں, تو میں کہتا تھا کہ میں نے مرنا ہے, اور میں نے دنیا میں اکیلے نہیں مرنا, سارے جہان میں مرنا. اگر میں بھی مر گیا تو کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. بالکل ٹھیک.
अब मौत का खौफ अगर हम खत्म कर रहे हैं तो मामला तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की इश्तियाक है। तो ये सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किए, प्रोग्राम में शामिल हुए, अच्छा लगा। अपने एक्सपीरियंस जो है आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस चीज़ से डरते हैं और आपने कैसे ओवरकम पाया अपने डर पर। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके मैं कहती हूँ मैसेज, अच्छी बातें जो है बहुत सारे लोगों को पहुँच रही होती है और बहुत सारे लोग सीख रहे होते हैं। अब देखेंगे हमारे सामने अब लाइव एग्जाम्पल आ गई कि उन्होंने डॉक्टर्स को कहा जी मुझे जीना है। तो जब आपने एक तहिया कर दी और आपने की एक कमिटमेंट है कि यार मुझे सरवाइव करना है, तो भाई आप सरवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा राजा, सियासत की जब हम बात करते हैं तो खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुल्तान की मैं बात करती हूँ, मैं अपर पंजाब की बात ही नहीं करती। जनूबी पंजाब में खवातीन का सियासत में आना, कुछ अर्से पहले मुझे भी शौक हुआ। मेरे हस्बैंड ने कहा जी बिल्कुल सियासत में आप बहुत बोल लेती हैं तो आपको जाना चाहिए। तो मेरे घर में जो है अगेंस्ट हो गए कुछ लोग, नहीं ये काम हमें पसंद नहीं है। तो फिर मैं वापस आ गई कि जो मेरा काम है मुझे वही करना है। तो ऐसा होता है कैसे जो है? इसमें कोई शक नहीं कि जब आप किसी भी काम के लिए निकलते हैं आपको हर्डल्स का जरूर फेस करना पड़ता है। इवन कि आपके घर के लोग कह रहे थे ये क्या, पॉलिटिक्स तो ऐसी फुल टाइम जॉब है कि आप सो भी रहे हैं तो कोई आपको आके जगा सकता है। बिल्कुल। आपने बहुत सारे मैटर सॉल्व करने होते हैं। बीइंग ए खातून आपके पास लाजमी नहीं सिर्फ खवातीन आए, आपके पास मर्द हजरात ने भी आना। आपने उनकी बात भी वैसे ही सुननी है, पहुंचानी है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में आपके पास आते जाते हैं। और रही पाबंदियों और हर्डल्स की बात, तो जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे आयशा, आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते। सियासत दूर की बात, आप अपने घर में नहीं सर्वाइव कर सकते। ये तो बात है, ये तो अगर आपके साथी अच्छे हैं, आपके घर वाले अच्छे हैं, आपकी जिंदगी का साथी अच्छा है, तो आप, मेरे ख्याल में ये जो एक मुहावरा है ना तारे तोड़ना, ये बड़ी छोटी बात है। आप चांद भी तोड़ के ला सकते। जबरदस्त। अच्छा घर में तो चलो हो गया, सपोर्ट भी मिल गई, क्योंकि हम एक दूसरे को चाह रहे होते हैं यार, हम चाह रहे होते हैं कि जो हमारा दूसरा बंदा चाह रहा है हम वैसे करें। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें वो जो है ना मान भी जाती हैं। खवातीन वैसे बड़ी कंप्रोमाइजिंग होती हैं। लेकिन जब हम बाहर की बात करते हैं, माशरे की बात करते हैं, जब हम रिश्तेदारों की बात करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है इन लोगों में आना और इन लोगों में सर्वाइव करना। इन लोगों को, और भी मर्दों का माशरा हो तो उसमें सर्वाइव करना कितना मुश्किल अच्छा, ये जो वक्त है ना, ये अपने आप को मनवा लेता है। जब आप किसी भी डगर पे खड़ी हैं और आप अपने करैक्टर के साथ खड़ी हैं, एक टाइम वो आता है जो आपके सबसे बड़ा मुखालिफ होता है ना, वो आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। हर खातून को यही क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। बात को नेबर पूछ रहे होते हैं। अब इलेक्शन के दिनों में जब हम कैंपेन करके आते हैं ना, तो रात के 2 भी बज रहे होते हैं। बिल्कुल। गली में गाड़ी आती है तो अक्सर लोग कहते हैं ये सारी रात फिरती। ये और फिर किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं वो आप बातें सुनते हैं। लेकिन जब आपकी एक पहचान बन जाती है, लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, फिर वो आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं और फिर कह भी रहे होते हैं ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी आपा है। तो आपने जो टाइम पहले नेगेटिव जा रहा होता है वो सारा फिर आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है एक ही दम से। बिल्कुल। वो थोड़ी सी जो हिम्मत है वो जो है थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आप अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखें। ये जो है, ये हिम्मत जो है आपको आगे लेके जाती है। क्या कहोगे यार, खौफ को एक जगह अगर हम खत्म करते हैं तो वहाँ हमारी जो है हिम्मत जो है, एतमाद जो है, ये भी हमें आगे लेके जाता है। ये आपका हिम्मत है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ये अब आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। जाहिर बात है जब फेयर की पोजीशन वहाँ पे नहीं है तो वो कहता है कि ठीक है जी मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ। तो अब वहाँ पे क्या है कि आपका जो फेयर को जो रिप्लेस करना है वो आपकी स्ट्रगल है। जैसे मैम ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उस जगह पे पहुँच गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो लोग पहले आपके मुखालिफ होते हैं या जो लोग पहले आपको डरा रहे होते हैं, ये याद रखिएगा कि डराने वाले लोग तो मुझे यार देखो क्यों वो लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने खुद स्ट्रगल नहीं की होती। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो खुद डरे हुए अगर मैं स्ट्रगल नहीं करा तो मैं आपको भी कहूंगा जी आप भी ना करें। बिल्कुल। ये एंड में यार ये बात याद आई है, और बाद में वही लोग आपके लिए तालियां भी बजा रहे होते हैं। तो बहुत सारी बात की जा सकती थी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में किसी अपने ही प्रोग्राम है जी, अपना प्रोग्राम है रूहियत चंद, इस पे बात करेंगे, आपको फिर दोबारा बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाजिद हमारे साथ है, राजिया रफीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल कर आप आए और हमें भी कुछ अच्छा खाना पका के खिलाएं और वेलकम। आप किसी वक्त मेरे पास तशरीफ लाएं तो क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रूही एच10 में। और हमारे साथ हमारे गेस्ट आ चुके हैं, यानी कि नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसके गेस्ट आ चुके हैं। हमारे साथ हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान नाजिम खान, एडवोकेट हाई कोर्ट है। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। आपको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक और हो। रूही चैनल का मैं वेलकम करता हूँ कि उन्होंने हमें आज इस ईद के त्यौहार पे हमें बुलाया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, थैंक यू आपका कहेंगे, क्योंकि आप लोग जो है वक्त निकाल कर आते हैं और अब भी जो है यूनिफॉर्म में बैठे हैं। तो ये यूनिफॉर्म दिन रात चलता है, ईद पे भी कुछ चेंज था या नहीं था, ये तो बताइए। ये असल में इनफेक्ट जो कोर्ट टाइम होता है ना, उसमें हम यूनिफॉर्म इसलिए भी पहन के आते हैं कि हमारे लिए ये लाजिम इसलिए होती है कि आप देखें कोर्ट में रश होता है, मैक्सिमम लोग आते हैं, लिटिगेंट आते हैं जिनके केसेस होते हैं, अदालतों में हर अदालत में पेश होता है। अब एक जज साहबान जो है बैठे होते हैं रोस्टम पे, उनको हमारे और लिटिगेंट के दरमियान यही हमारी पहचान जो यूनिफॉर्म है ना, उससे उनको पता लगता है कि वकील साहब आ गए। तो अगर हम यूनिफॉर्म पहन के ना जाएं तो मेरा ख्याल है कि इसमें अच्छा नहीं लगता कि आम लिटिगेंट में और एक वकील में जो फर्क है वो ये यूनिफॉर्म का है। अदरवाइज बहुत से जज साहबान ऐसे होते हैं, बाद हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं होती, उनको जज साहबान भी नहीं जानते, या कोई ऐसे हैं जिनकी रेगुलर माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, उनको जज साहबान भी जानते हैं। वो खुद ही जब एंटर होता है तो बंदा एड्रेस करते कहते हैं आओ खान साहब आ जाएं, आप तशरीफ लें। अब फर्ज क्या, कोई जूनियर जाता है तो उसको नहीं जानते। खासतौर पर जूनियर के तो ये किट पहनना बहुत ही जरूरी होती है। उसमें ये है कि उसकी अपनी रिस्पेक्ट है इसमें। अच्छा, ये हिफाजती किट नहीं, ये रिस्पेक्ट किट है। ये उसमें पहचान है ना, बिल्कुल पहचान है, ये एक पहचान है आपकी। अच्छा, बिलाल नियाजी भी हैं, हमारे रिपोर्टर भी हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी कम मुलाकात होती है बिलाल है। असल में रोजे थे, रमजान गुजारा है, उसके ऊपर कोरोना था, उसके बाद ईद आ गई। ईद पे छुट्टियां थी, घर गुजारी। मियां वाली गए मियां वाली गया हुआ था। 5 छुट्टियां मिल गई, तो ये मुबारक हो कि 5 छुट्टियां मिल गई तुम्हें। हमें 3 मिली है, ज्यादा नहीं मिली। देखो हाँ, असल में मैं 4 महीने से घर नहीं गया था कोरोना की वजह से, लॉकडाउन चल रहा था, तो मुस्तसिल मुल्तान में था। तो मैंने कहा कि इस बार अगर छुट्टियां लूंगा तो कुछ ज्यादा लूंगा, और शुक्र है अप्रूव हो गई। और उसके बाद आज हमने ज्वाइनिंग दी। अच्छा, मैं पूछ रही थी ईद को जोड़ा यही बनाया था? नहीं, ईद पे तो मैंने और सूट पहना हुआ था। तो आज वैसे ही आज जुम्मा था तो मैंने कहा आज वैसे ही। हाँ जी, आज बिल्कुल जुम्मा मुबारक भी है और उसके हिसाब से जो है आपने तैयारी की हुई है। अच्छा जी, नाजिम खान साहब से बात करते हैं। तो अदालतें बंद हैं या काम जारी है, सारी क्या सिलसिला चल रहा है इस कोरोना की वबा में, क्या सिचुएशन है? वबा की वजह से कोर्ट्स जो है ना इस वक्त मुकम्मल काम नहीं कर रही। इस वक्त हमारे पास 4 सिविल जज साहबान बैठते हैं और 2 एडिशनल सेशन जज साहबान बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब वो डेली आते हैं, और एक हमारे एडमन होते हैं जो तमाम जज साहबान के एक हेड होते हैं, जो इंतजामी अमूर भी चलाते हैं, वो भी रेगुलर आते हैं। अब इसमें जितने भी एमरजेंसी केसेस आपके होते हैं, जो स्टे मैटर है या बेल है, आफ्टर अरेस्ट है, बेल बिफोर अरेस्ट है, तो उनको वो केसेस को जो अर्जेंट बेस पे होते हैं वो उनको डील कर रहे होते हैं। और बाकी जो रूटीन के केस हैं उनमें हमें अभी एडजर्नमेंट मिल रही है, पेशे मिल रही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से, क्योंकि लोगों को तो रुल गए, जिनका मसला है वो तो लंबा हो गया ना। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है, क्योंकि इससे हम भी बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी भी मेजोरिटी ऑफ द लायर्स जो है वो एक ऐसा है हमारा तबका, एक वकील जो मैक्सिमम वकील है ना, उनका तो रोजगार ही यही है। तो वो उसमें भी मकसद है कि कुछ हमारे दोस्त माशाल्लाह उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे कि वो कुछ अरसा गुजार सकते हैं, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल इसी पे डिपेंड करते हैं, तो खाते पीते वकील वो गुजारा हो जाए, लेकिन जो बिल्कुल इसी पे डिपेंड करते हैं ना, उनके लिए मसाइल है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, वो उनके लिए काफी मसाइल हैं। वो बेचारे परेशान भी हैं, घर से आते भी हैं। तो आगे मेरे ख्याल है कि एक तो ट्रांसपोर्ट बंद है, कोई क्लाइंट नहीं आता, दूसरा ये है कि अदालतें जो रेगुलर केस हैं वो कर नहीं रही, तो इसलिए क्लाइंट लोग घरों से नहीं आ रहे। तो घरों से लोग आएंगे तो अपने केसेस के लिए तो फिर ही सारा मैटर होता है ना, फिर वकील के लिए भी कोई फीस वगैरह मिलती है, सारा कुछ मिलता है। अदरवाइज अब सिवाय अर्जेंट मैटर के, बेल बिफोर, आफ्टर अरेस्ट और स्टे मैटर, इसको जज साहबान डील कर रहे हैं इमरजेंसी के तौर पर, बाकी मैटर सारे पेंडिंग है।
اچھا بات کرتے ہیں کہ ویسے تو ہر طبقہ فکر نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کی ہے، راشن تقسیم کیے ہیں. ہم جانیں گے کہ جو ہے بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہوا جو ایسے وکیل جن کو ہیلپ کی ضرورت تھی، تو کیا کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا بار گیا؟ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے اس وقت سلیری صاحب. ایکچولی میں پچھلے سال بار کا صدر تھا، تو سلیری صاحب اور ان کی جو کیبنٹ ہے انہوں نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کام کیا، اور انہوں نے میکسیمم دوستوں کو جو لائرز تھے ہمارے ان میں جو ہے نا ایک راشن تقسیم کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ کسی وکیل کی جو ہے عزت نفس پہ بھی کوئی حرف نہ آئے، خاموشی سے جا کے اس کے گھر تک پہنچا کے ہیں جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ تقریباً اکاموڈیٹ کیا ہے. البتہ پنجاب بار نے بھی ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. مقصد ہے کہ وہ بھی اکاموڈیٹ کر سکتے تھے. دیکھیے ملتان میں اس وقت تقریباً 6000 وکلا ہیں. اب 6000 وکلا کو اگر یہ اس میں سے میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 4000 ڈیزرونگ ہے جو ڈیلی جن کا گھر کا راشن ڈیپینڈ کرتے ہیں ادھر اسی انکم ڈیلی پریکٹس پر. ان بیچاروں کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو میری پنجاب بار سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ان دوستوں کے لیے خاص طور پر جو ڈیلی ویجز والے ہیں، جو میکسیمم جن کا انحصاری وکالت ہے، تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی امداد حکومت پاکستان کو بھی کرنی چاہیے. دیکھیں آپ دیکھیں ہر محکمے کو پاکستان کا جو بھی دیکھیں انڈسٹریل اسٹیٹ یا انڈسٹری کو انہوں نے سپورٹ کیا سب سے پہلے، اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے صنعت کاروں کو کیا ہے، ان کو کیا ہے، سب کو کیا ہے. وکیل ایک ایسا وائٹ کالر طبقہ ہے جو کسی سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے اسی وکالت پہ، اس کے علاوہ اور کوئی روزگار نہیں. اب اس میں ہماری جو فرسٹ باڈی ہے ہماری پنجاب بار کونسل، پنجاب بار کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت پاکستان، ہم حکومت وقت سے رابطہ کرتی، گورنمنٹ پنجاب سے رابطہ کر کے کم از کم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پنجاب بار جو ہے وکلا ہی چلا رہے ہوتے ہیں، اور وکلا جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وکلا کے مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کو منتقل کیا جاتا ہے. انہوں نے موو کیا ہے. ایک انہوں نے باقاعدہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے ایک ریٹ کی ہے. انہوں نے ریٹ کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی 10 کروڑ روپے کا انہوں نے حکومت پنجاب نے کوئی بجٹ میں کوئی 10 کروڑ روپے دیا ہے، لیکن وہ پھر بعد میں پھر انکاری ہو گئے تھے. پھر انہوں نے کنٹیمپٹ موو کی ہے. آنریبل چیف جسٹس ہمارے قاسم خان صاحب نے پھر دوبارہ اس کنٹیمپٹ میں ان کو، اب 10 کروڑ روپیہ پورے پاکستان میں 1 لاکھ سے ابا وکیل ہیں. اب جو پنجاب بار کو ملے ہیں پیسے 10 کروڑ، اس کی اگر تقسیم کرے تو کسی کو میرا خیال ہے کہ 50 روپے نہیں آئیں گے. بالکل. تو اس طرح ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے نا. اب ایک وکیل میں کہتا ہوں نہ دیں ان کو جو اپنا سروائیول جن کا ہو سکتا ہے جو کر رہے ہیں. تو لیکن جو بالکل ڈیزرو ہیں، جو بتا ہی نہیں سکتے، جن کے بیچاروں کے گھر مجھے دیکھیں کھانا پکانا ہی مشکل ہوا پڑا ہے، ان کے لیے کم از کم ان کو کچھ کرنا چاہیے. اور میں حکومت پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ کم از کم ہمارے ان دوستوں کے لیے یہ کچھ نہ کچھ بار ایسوسیشن کو فنڈ دیں، پریزیڈنٹ کو دیں. پریزیڈنٹ آگے ہمارے جتنے دوست ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نالج میں ہوتے ہیں، وہ لوکل بار کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے علم میں ہوتے ہیں، وہ ڈیزرو جو کرتے ہیں ان کو کم از کم اس حد تک اکاموڈیٹ کیا جائے کہ وہ کم از کم اپنا منتھلی راشن چلا سکے. اور پتہ نہیں یہ جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشن ہے کب تک رہتی ہے؟ سننے میں تو آ رہا ہے کہ 1 جون تک شاید جو ہے کچھ اوپن کر دیے جائیں کورٹ اس طرح. تو کیا ایسی کوئی تجویز ہے؟ کچھ سوچا جا رہا ہے؟ میری بات سنیں، یہ جتنے بھی ہماری حکومت وقت نے جو کھولے ہیں، شاپنگ مال کھولے ہیں، ٹرانسپورٹ کھولی ہے، جتنے بھی کھولے ہیں کاروبار، اس میں SOP کے تحت کھولے. اور ہماری دوستوں نے بھی ماشاءاللہ جس طرح دیکھا ہے آپ نے چاند رات پہ نو مقصد ہے کہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اس کو نو SOP، کوئی کسی نے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا ہے کیا. وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ، بس وہ یہ جوتیاں خرید رہی ہیں، کپڑے خرید رہی ہیں، عورتیں بچوں کو لے کے. انہوں نے نہیں سوچا کہ ابھی ہم نے بس شاپنگ ہی کرنی ہے، باقی کرونا شرونا سارے بھول گئے اور ساری وائلیشن کی. اب میں کہتے ہیں کہ ہم بھی مقصد ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اگر ریگولر اب کھول دیں، میرے خیال امید ہے ہمیں 1 سے شاید کھل جائیں، تو ہم SOP کے تحت، کیونکہ ہمارے بار سے ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب نے جو گیٹ واک تھرو گیٹ لگوایا ہے اس کو مقصد ہے کہ کرونا وائرس کے سے اس کا وہ ہے سارا اندر بھی مقصد ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ باقاعدہ ماسک ہے، سوشل ڈسٹنس ہے، جو
उसको भी ऐसा मेंटेन रखा मुमकिन हुआ है, है। इस पे बात भी करते हैं और कुछ मौसम का हाल जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान का मौसम बदल गया है और आज ही बदला है। ये भी बता दो, रात से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कितने दिन से जो है धूप धूप धूप, गर्मी गर्मी गर्मी। तो आज जो है थोड़ा सा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए। तो हम चलते हैं अपने सेगमेंट टुडेज वेदर की तरफ और गौहर रहमान से जानते भी हैं कि जो है मुल्तान का वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि मैं तो समझ रही हूँ कि शायद बारिश आ जाए और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बारिश आ जाए, क्योंकि मौसम जो है हसीन हो गया है। शुक्र है हसीन हुआ, नहीं तो पूरी ईद जो है हम लोगों ने गर्मी में गुजारी। फिलहाल आपने भी गर्मी में गुजारी, तो बताया मियां वाली में क्या थी? वहाँ भी टेम्परेचर काफी ज्यादा था। हाँ। मुल्तान की निस्बत कम था, लेकिन मुल्तान में काफी ज्यादा है। लेकिन शुक्र है कि अब मौसम काफी चेंज है आज। आज तो उम्मीद है कि बारिश हो जाए। अब देखते हैं गोहर क्या बताएगा। हाँ, गोहर से जानते हैं, थोड़ा डिले है, थोड़ा गोहर जो है घूम फिर रहे हैं मौसम से जो है मौसम से एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा है। जिस तरह का मौसम है तो इसमें जो है सैर सपाटा किया जा सकता है, लेकिन कोरोना की वजह से बिलाल सारी चीजें जो है ठप हो अब गई। गैस्ट्रो भी इसमें ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का भी काफी चांस है। क्योंकि जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि मुल्तान में गुज़श्ता 3-4 रोज से 45, 44 तक टेम्परेचर जा रहा है। और आने वाले दिनों में आज तो मौसम शुक्र है चेंज हो गया, अगर ना होता तो ये 46 तक जा सकता था। तो इसमें पता नहीं एक दिन का है, 2-3 का चेंज है। उसमें फिर है कि आप 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। रोड पे जाएं तो मास्क तो पहनते हैं आप, लेकिन अब आपने रुमाल भी पहने और पानी में भगो के और जो हीट स्ट्रोक चल रही है उनसे बचना है। ये जो हीट वेव आती है ना, तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। गर्म लू से बचना बहुत जरूरी है। बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो आपकी मौत भी वाकई हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और ये हर साल होता है, हर साल ऐसे हर साल होता है। आप लोग बाहर निकलते हैं तो एहतियात करना जरूरी है। ठीक है, बच्चे आजकल घर में, तो कोशिश करें घर में ही रखें उनको, और कोशिश करें कि ठंडा माहौल भी प्रोवाइड करें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि ठंडा माहौल हो, बच्चे बाहर धूप में ना खेलें, क्योंकि बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल होता है बिलाल। और छुट्टियां हैं तो मुसलसल बच्चे घरों में हैं। हाँ। तो अब वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन मौसम क्योंकि ज्यादा है तो अब वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अब तो घर में कुछ ऐसा अरेंज में भी करके नहीं दें। खेलना। आजकल ये भी एहतियात करनी है कि धूप जो है बहुत तेज हो जाती है 12 बजे के बाद, तो ख्याल रखना जरूरी है। 12 से लेकर शाम 5 तक, दोपहर 5 तक, ये धूप का मतलब कि 45, 44, 43 इतना टेम्परेचर होता है। तो उसमें तो लाजमी बात है, कोशिश करनी है कि आप घर में रहें, रूम में रहें, बाहर ना जाएं। उसके बाद जाना हो, अगर जाना भी पड़े तो मुंह पे, सर पे रुमाल लपेटें, ताकि जो लू है वो आपको ना। अच्छा, गर्मी लगने से एक तो चक्कर आ जाते हैं, अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, और जो है स्टमक के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि बात हो रही थी। अब जिस तरह गैस्ट्रो है, अब इसमें जो है कि इसमें एक तो आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब पानी हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो पानी आता है वासा का, तो वो तो साफ पानी नहीं होता। हम उबाल के कितने लोग पानी पीते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट से लेके आते हैं, लेकिन लोग घरों में मोस्टली पानी इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं जो वासाकार होता है। तो पानी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा जो हम बाहर से ले आते हैं, जब जिससे तरबूज बाहर कटे हुए मिल रहे होते हैं, तो जब वो खाएंगे तो आपको गैस्ट्रो ये अवॉइड करना है। और आज मैं अपने हस्बैंड को यही बात कह रही थी, मैंने कहा तरबूज लाओ, लेकिन वो जो टाकी लगवाते हैं ना, जिसको वो नहीं लगवाने, तो वो जो है बैक्टीरिया जाते हैं, वो जो छुरी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो खलात है ना, तो वो साफ नहीं होता। ये बात सुन लें आप। हम लोगों की सबकी आदत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जब जाते हैं तो भाई चेक कैसे किया जाए कि अंदर से मीठा है। चेक तो हम रहे नहीं होते, बस लाल देखना होता है कि लाल खरबूजा होना चाहिए, तो भाई टाकी लगवा लो भाई। और फिर जो है, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं करना। बैक्टीरिया जा रहे होते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है और गैस्ट्रो हो जाता है, तो ये वजह है। और उसके बाद जो अक्सर लोग पानी पी लेते हैं, तो ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस चीज में। बच्चों पे आप हैजा हो सकता है कि जब आप पानी पी लेंगे तो ये इस वक्त आज भी हमने देखा कि निश्तर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन। चले जी, चलते हैं जी। बिल्कुल, गौहर साहब आ गए हैं सैर सपाटा करके जी गौहर। जी गौहर। जी आयशा, रात गए जो है मुल्तान के मौसम में बड़ी तब्दीली आई है। जैसे कि पीडीएमए ने जनूब पंजाब के लिए खसूसी अलर्ट जारी किया था कि मुल्तान में आइंदा 5 रोज के दौरान जो है गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, आंधी भी चलने का इम्कान है। तो आज सुबह मौसम ने उसी तरह से बदलाव पैदा हुआ है। आज मुल्तान में गर्द आलूद हवाएं चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से जो गर्मी का जोर चल रहा था वो टूट चुका है।
गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त मुल्तान शहर का जो दर्जा हरारत पिछले 2 रोज़ की बात करें तो तकरीबन 40 डिग्री से क्रॉस कर जाता था। 11 से 12 बजे के करीब ही मुल्तान का दर्जा, लेकिन आज जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुल्तान शहर का दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर पिछले 2 रोज़ में हम देख लें तो मुल्तान का दर्जा हरारत 47 डिग्री को भी क्रॉस किया है और हवा भी बंद होती थी, आज हवा भी चल रही है। तो शाम के वक्त में उम्मीद की जा रही है ये जो गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं इनकी जो स्पीड है उसमें भी इजाफा होगा और जो है तो थोड़ी बहुत आंधी का भी चांस जाहिर किया गया है पीडीएमए की जानिब से मुल्तान समेत जनूब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। इसके साथ साथ अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी के तनासुब में भी कमी वाक़ई हो रही है, क्योंकि पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान कोई बारिश नहीं हुई है मुल्तान में। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया गौहर। और जी खबरें तो ऐसी बातें बताई हैं हमें कि हम तो खुश हो रहे थे जनाब। तो आंधी चलेगी और जो है मट्टी जो है गर्द जो है उड़ने के चांसेस है बिलाल, लेकिन 50% नमी भी है, देख लें लेकिन जब बारिश होगी तो उसमें इजाफा होगा। मुल्तान में तकरीबन 10 साल से मैं मुल्तान में हूँ, तो ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है पिछली गर्मियों में कि जब आंधी चलती है तो उसी मिट्टी का तूफान होता है और उसके बाद तो चेहरा नजर नहीं आता कि इसमें क्या कुछ आता है। तो मतलब कि कमरे सारे मिट्टी से उठ जाते हैं। तो ये तो रूटीन है, ये एक दिन की बात नहीं है। गर्द जो है मुल्तान में बहुत सारी चीजें हैं ना आपके, गर्द गदा और जो है मुल्तान के गुलिस्तान जो है, ये 3 चीजें मशहूर है। कब्रिस्तान यानी कि ये चीजें पाई जाती हैं और इसमें मिट्टी भी पाई जाती है। खाका आप डस्टिंग कर लें सुबह को शाम को फिर वही हाल होता है। अच्छी बात यह है कि जितना टेम्परेचर है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। अगर बारिश हो जाती है तो ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह करे बारिश हो जाए तो गर्द बैठ जाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से एक तो गैस्ट्रो के मर्ज में कमी आ सकती है, सेकंड उसमें यह है कि जो अब लोग हीट स्ट्रोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं तो उसमें भी काफी कमी आएगी। तो ये सीन हो सकता है कि अल्लाह के बारिश हो जाए तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और रूटीन लाइफ दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि जब भी इस तरह का टेम्परेचर ऊपर जाता है तो जो आम रूटीन लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। बिल्कुल बाइक पे चलना फिरना या पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं कहती हूँ मुझे रिक्शा में बैठने का चांस मिला, पिछले वीक की बात है, जब मैं आ रही थी रमजान ट्रांसमिशन, तो वो अक्सर ऐसा होता था कि लेट जा रहे हैं और जब सुबह की बात होती जब हम आ रहे थे तो मुझे रिक्शा करना पड़ा, तो मेरे पाँव को लू इतनी लगी इतनी, तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी गर्मी है बाहर। ऐसे तो गाड़ी में आते हैं तो अंदाजा नहीं होता ना कितनी गर्मी है बाहर, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर अंदर, तो फिर बचना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को सेफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कोरोना से नहीं बचना, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे भी बचना है, कोरोना के साथ साथ बचना है। ये तो बीमारी चल रही है, ये तो एक वबा है। कोरोना की वजह से लोगों को काफी एक्सपीरियंस हो गया। अब हम देखते हैं कि हाथ मिलाने में लोग अवॉइड करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से अब कोरोना की वजह से लोगों को काफी एहतियात का पता चल गया कि हमने क्या एहतियात करनी है, खाने पीने में भी, मिलने में, सोशल डिस्टेंस के हवाले से भी। हाँ, ईद के दिनों में हमने देखा कि लोगों ने नहीं की, लेकिन अमूमन हम देख रहे हैं कि लोग अवॉइड करते हैं हाथ मिलाने से। लेकिन अब जिस तरह गैस्ट्रो है, जिस तरह हीट स्ट्रोक है, तो गैस्ट्रो के बारे में एक बात और भी बता दूं, ये एक धूप तो है लगना, जो हम बाजारी चीजें खाते हैं ना इससे अवॉइड कर रहे हैं, आपने पता है वो जो है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है और जो किचन होते हैं हमारे किचन में इतनी हीट होती है, तो उन किचनों में सोचा जहाँ किचन में बन रहे होते हैं खाने, होटल काफी 1 से 2 दिन वाले भी खाने होते हैं और जो ऑयल यूज किया जाता है और जो सफाई का पुरानी चीजें होती हैं, फ्रेश नहीं होती चीजें, और चिकन पुराना इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी एक बात बनता है गैस्ट्रो का, क्योंकि वो खराब हो चुका था गर्मी में, इतनी हीट जो होती है किचन में। बारिश का फिलहाल एक जो लग रहा है नुकसान हेल्थ के हवाले से देखें तो डेंगू का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि महकमे सेहत इस हवाले से आज हमने अच्छा बिलाल को बुला लिया, अल्लाह की कसम है, ये तो डरा के मारे जा रहा है। बिलाल अलर्ट जारी किया गया था और आज तकरीबन 6 लोग सस्पेक्टेड आए थे, अभी तक पॉजिटिव केस नहीं है, सस्पेक्टेड केसेस आए हैं निश्तर में। तो इस हवाले से क्योंकि जब टेम्परेचर जैसे ही कम होता है, पानी जमा होता है, तो डेंगू का खतरा, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो डेंगू का खतरा नहीं होता, टेम्परेचर अगर कम रहता है 1-2 हफ्ते तो डेंगू का खतरा आ सकता है। तो इस हवाले से शहरी ने एहतियात करनी है कि घर में स्प्रे मच्छर मार स्प्रे करते रहे, उसके अलावा तुझे शहरी इस हवाले से एहतियात करें। आजकल तो टिड्डी दल का भी हमला जो है घरों में भी होने लग गया है, मुल्तान में भी कहीं ना घरों में आ रहे हैं, और ये तो देहातों में तो बहुत ज्यादा है यार। हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते जब ये इसका एंड चल रहा था रमजान का, उन दिनों में हमने देखा कि जो यहाँ से आया न्यू मुल्तान से, पहले शुजाबाद में
वहाँ पे ठहराव किया, उसके बाद मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जोक में इस टाइप के लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है, ये मैंने सुना है। आज मैं जब FM पे आ रही थी सुबह तो यही बात सुन रही थी, फलां इलाके में स्प्रे हो रहा है और जो है दिन रात एक किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत इस बार हम देख रहे हैं कि शायद हमारी लाइफ में जब हम देख रहे हैं कि कुछ नया हो रहा है। हाँ, जिस तरह कोरोना हमने नहीं देखा था, हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते थे कि वो भी इस तरह की बीमारी, उन्होंने कभी नहीं बताया कि इस तरह के हालात हुए हों। लेकिन इस तरह टिड्डी दिल का भी हमें किसी ने नहीं बताया कि इस तरह का हमला हो सकता है। हाँ, किताब में आई थिंक मैट्रिक में एक सबक होता था इंग्लिश के लेसन में कि एक टिड्डी दिल का हमला होता था वहाँ पे, तो वो स्कूल में था, पढ़ा था। लेकिन उसके बाद हमने अब आके एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह का हो सकता है। सारी चीजें 2020 में चेंज है। नाज़िम साहब आप बताएं कितना चेंज आया है, इतनी सारी चीजें नई देखने को मिल रही हैं। तो कभी ऐसा हुआ था कि इस तरह की अदालतें जो है बंद हो जाएं कोरोना की वजह से, साइलेंट जो है आना रुक जाए, जबकि ये तो सिलसिला पूरा साल चलता रहता है, छुट्टियों में भी चलता रहता है। तो फिर ये जो है ना, ये एक ऐसी वबा है कि हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी जब से मुझे 25 साल से ऊपर हो गया वकालत करते हुए, आज तक इस तरह अदालतें बंद और इस तरीके से काम रुका नहीं है। खौफ व हरास था ना, हाँ, वो हर बंदा जो है ना इतना खौफजदा और इतना डरा हुआ था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि हमें मकसद है कि मुसलमान हैं हम, रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना भी गुजरा है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से, हमारे बुजुर्गों की दुआओं से बड़ा कंट्रोल है अभी। मकसद है कि जिसमें मीडिया का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिया है लोगों को कि ये सोशल डिस्टेंस होता क्या है, मास्क पहने, फासले पे रहें, मकसद है कि हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। तो ये अभी भी मेरी नज़र में थोड़ा सा कम है। मेरी पूरे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अब भी कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमें इस पे सोशल मीडिया पे ज़रिए जिस तो आपके मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से बार बार आगाही की जा रही है, अमल करना चाहिए। मास्क पहन के आना चाहिए, मकसद है कि सैनिटाइज़र बार बार लगाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए बार बार, और कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे से हाथ न मिलाएं, फासले पर रहें। मकसद है कि इसमें ये नहीं है कि आपको नहीं है, आप किसी और से अगर मिल रहे हैं उसकी वजह से आपके अंदर अगर आता है, आप उसमें ट्रैवल करते हैं, घर जाते हैं, घर से किसी और दोस्त को मिलते हैं, तो ये ऐसी वबा है जो कि ट्रैवल करती है। अच्छा, इस पे बात भी करते हैं। अगर अदालतें खोल दी जाएं तो SOPs जो हुकूमत की बताए उस पर आप लोग तो अमल करेंगे, वकला बरादरी, क्या जो साइलिन आएंगे वो भी इस पर अमल करेंगे? क्योंकि जो एक केस होता है उसमें सिर्फ एक लोग नहीं आ रहा, या एक पर्सन नहीं आ रहा होता, पूरा घर का घर, टब्बर का टब्बर आ रहा होता है। तो इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रूही H10 में। और जी बिल्कुल, आयशा आपके साथ है और नाज़िम खान एडवोकेट हमारे साथ हैं, बिलाल नियाजी हमारे साथ हैं। जिन लोगों ने अब ज्वाइन किए हैं तो उनको बताना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, नाज़िम खान साहब आपसे बात हो रही थी और बात हो रही थी कि आप तो SOPs पर अमल करेंगे, जो हमारे वकला साहबान हैं या जो यंग वकील हैं, वकला हैं हमारे, तो बात ये हो गई कि जो आएंगे साइलिन, तो वो इस चीज़ पर तो कार फरमा नहीं है। आप देख लें, आपके सामने है शॉप पे जो लोग जाते हैं तो हर बंदा तो जो है मास्क नहीं लगा, इवन के शॉपकीपर भी नहीं लगा रहा होता, दिखता नहीं है। तो फिर नहीं, थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अभी जो जितनी अदालतें खुली हुई हैं, हमारे जज साहबान रोस्टम पे जो बैठे होते हैं वो मास्क लगा के बैठते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई केस अगर वो सुन भी रहे होते हैं तो उसमें 2 वकील सिर्फ अंदर बुलाते हैं। ठीक है। एक प्लेंटिव की तरफ से, एक डिफेंडर की तरफ से, जो भी होता है, दोनों मुखालिफ वकील वो आते हैं। बाकी जितने भी लिटिगेंट होते हैं ना उनको बाहर खड़ा करते हैं, ठीक है, अंदर नहीं आने देते। ठीक है। अगर अदालतें खुलते भी हैं दोबारा, तो हर अदालत में अगर फर्ज किया कि सारी अदालतें लग भी जाती हैं तो उस पर अमल करेंगे हम। और ख़ास तौर पर ये रश उस वक्त होते हैं जब आप किसी केस में एविडेंस करा रहे होते हैं। एविडेंस के लिए 2-4 गवाह आए होते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं। लेकिन अंदर अदालत बिल्कुल इसकी पाबंदी कर रही है। वो 2 वकीलों के और एक साइल, अगर मैक्सिमम दोनों तरफ से एक बंदे को, इसके अलावा और किसी को अंदर नहीं आने देते। सैनिटाइजर गेट लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए? जी लगाए गए, दोनों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हमारे राना साहिल साहब है, अभी रिसेंटली यहाँ आए हैं सोहेल साहब की जगह पे, तो वो उन्होंने बाकायदा एक अपना सेशन गेट भी उधर भी लगाया है, एक हमारे जो वकला जहाँ से एंट्री होती है, लिटिगेंट की एंट्री होती है, वहाँ से बाकायदा गेट लगा, गेट थ्रू है उसका सैनिटाइजर वाला, वो उस पर एंटर हो के वहाँ से जो फिर आगे जाके जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं
वो बाकायदा चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, उसके बाद एंट्री जो अंदर हो रही है। ठीक है, बाकायदा हर तरफ से पूरी सिक्योरिटी की पूरी मेजरमेंट्स हैं सारी, और ये कोरोना की वजह से सारा जो है एहतियाती तदाबीर सारी इख्तियार की जाती है। अच्छा, बिजनेस तो बहुत अफेक्ट हुआ यकीनन, जो है ज्यादा हुई तो एक जो वकील है उनके लिए तो बहुत ज्यादा हमारे वकील वकला साहबान बहुत ज्यादा परेशान है। मकसद है कि हमारी तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैक्सिमम रोजी रोटी यहीं से है, मैक्सिमम लोगों की कोई और बिजनेस नहीं होता ना, कि सुबह से 9 बजे से आते हैं और 4 बजे तक यहीं बैठे होते हैं, और हर बंदे को अल्लाह ताला रिस्क में जाने बराबर अल्लाह ताला ही होता है। लेकिन जब मकसद है कि ये बस वबा ऐसी ही है कि हर बंदा कंप्रोमाइज करके भी बैठा है, लेकिन जब अदालतें खुलेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोई ना कोई सिलसिला शुरू हो जाएगा कि है वबा आई है, तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे, पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं सबको महफूज रखे। और अभी तक मेरे ख्याल है हमारे ऊपर अल्लाह का खास करम है कि ये जिस तरह दूसरी दुनिया के तमाम ममालिक में ये है, हमें उसमें काफी अल्लाह ताला ने उतनी नहीं है, इसी वजह से लोग नहीं डर रहे। बिलाल, यही चीज नजर आती है हॉस्पिटल में। इसमें देखें तो पहले जब हमने देखा, जब इटली को देखा हमने, न्यूज में देख रहे थे अमेरिका डेली 700-800 यहाँ पे काफी खौफ था, यहाँ पे लोगों में काफी खौफ था। उसके बाद यहाँ में भी केसेस आना शुरू हो गए। ईरान से लोग आए, तफ्तान में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर मुल्तान में बना, तबलीगी जमात के लोग जहाँ पे, उसके बाद लोकल लोग हमने देखे कि जो कि कोरोना का शिकार हुए। अब तक निश्तर में 67 लोग कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। ये डाटा 1 अप्रैल से लेकर आज तक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 50-55 दिनों में 67 लोग इससे जाँ बाग हो चुके हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 लोग, जिनमें से एक खातून थी, जिनमें से 2 का ताल्लुक मुल्तान से, एक का डीडी खान से था। लेकिन इशू जो आ रहा है, अब हम कह रहे हैं कि अमवात भी रोजाना हो रही हैं, लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे। अब मसला ये आ रहा है कि कोरोना के हवाले से जो पॉलिसी है, लोग अब उसको किस हद तक अपनाएं, क्योंकि हम 4 माह से देख रहे हैं कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक अरसे तक पीएम इमरान खान कहते हैं कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। अब हमें शहरियों को खुद एहतियात करना होगी, इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। सर ने बात की कि हाई कोर्ट या दीगर अदालतें कब तक बंद रहेंगी। हमें एक दिन उनको ओपन करना होगा कोरोना के बावजूद भी, क्योंकि एहतियात के साथ हमने शॉप्स भी खोलनी है, उसके अलावा हमने कारोबार भी करने हैं, हमने जॉब्स भी करनी है। वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई थी, वैक्सीन आएगी 18 महीने कहते हैं लगे, या 1 साल लगे, तो तब तक तो सरवाइव करना है हम लोग, यानी इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। और जिंदगी तब गुजारी जा सकती है जब आपके पास खाने को कुछ हो। तो उसके लिए खाने को कुछ हो तो उसके आपके पास वसाइल हो, जो आपके पास वसाइल हैं आप उनको यूज करेंगे तभी आप खाने की चीज ले सकेंगे। तो इस हवाले से सर्कल को मेंटेन करने के लिए एहतियात का फैक्टर हमें अपनाना होगा, तभी हम सर्वाइव भी कर सकते हैं, तब हम भूख से भी बच सकते हैं, हम अपना सर्कल भी चला सकते हैं। हम कहें कि हमने एहतियात नहीं करनी, हमें सिर्फ कमाना है, तो फिर आप कोरोना का शिकार हो सकते हैं, उसके बाद आपकी फैमिली हो सकती है। जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर सोचें कि फिर लाइफ कहाँ एंजॉय करेंगे। एक होता है कि हम बात का देखते हैं कि यार एक शख्स एक बीमारी का शिकार हो गया मतलब होता है, लेकिन उसकी वजह से अब मसला इसका यह है कि उसकी वजह से और भी मुतासिर हो सकते हैं। मतलब कि सिर्फ मैं अपना जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने मिलने वालों का, और जहाँ जहाँ से गुजरूंगा मुझ पे ये हकूक़ुल इबाद में फर्ज हो चुका है कि मैंने अब उनका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी वजह से, क्योंकि एक वबाई मर्ज है, मेरी वजह से वो मुतासिर हो सकते हैं, तो उनका गुलाम अपने सर पे नहीं ले सकता अगर मैंने बदएहतियाती की। तो इस बात को भी हमने समझना होगा कि हम कहते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक वो पहले यही डाला जाता है सोशल मीडिया पे, आप बताएं आपका कोई रिश्तेदार है, और भाई हो रहे हैं लोगों के रिश्तेदार, ऐसी कोई बात नहीं है, दूर परे में कहीं ना कहीं मैं भी सुन लेती हूँ फलां को कोरोना हो गया, फलां को हो गया, डेथ भी हो चुकी है। तो ये मत समझे कि अगर आपके करीबी को नहीं हुआ तो आप इंतजार में हैं, तो ये तो इंतजार में हो गए ना कि हमारे। एक और बात के दूसरी बात के लोग कहते हैं कोरोना कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, अगर वो किसी बीमारी का शिकार हैं तो वो ज्यादा उससे मुतासिर हो सकते हैं। उस दिन निश्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वाइस चांसलर की, तो वहाँ पे बात हुई कि यहाँ पे वो ज्यादा लोग मुतासिर हो सकते हैं जो पहले से बीमारियों का शिकार हैं। तो पहले हमने एक सुकून का सांस लिया कि यार हम तो नहीं है, तो उसके बाद पूरी ख्याल है कि हमारे तो लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो कि बीमारियों का शिकार हैं। तो क्या वो उस वक्त रिस्क पे हैं? वो हाई रिस्क पे हैं। बिल्कुल, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? बात तो ये अगर ये इस तरह फैल तो उसमें एहतियात लाजमी है। हार्ट के पेशेंट हैं, आप देख लें, शुगर के पेशेंट हैं, कितने और मर्ज हैं जो है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ।
तो कितने लाखों लोग हैं हमारे घरों में, कितने लोग निकल आएंगे दूसरी बात, जिनको हमारे इतनी पास सारी अभी बीमारियां इतनी हैं। वसाइल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लैब्स हैं वो फौरी तौर पर टेस्ट नहीं करके आपकी रिपोर्ट थमा देंगी। बिल्कुल। फर्स्ट किया कोई हार्ट का पेशेंट आया, उसको कोरोना सस्पेक्टेड है, तो 1-2 रोज की रिपोर्ट आने में लग जाएंगे, बिल्कुल। उतने दिनों में वो एक्सपायर हो सकता है जब तक उसका इलाज नहीं हो, क्योंकि वो कोरोना का सस्पेक्टेड डिक्लेयर हो चुका है। तो बिल्कुल। इस हवाले से एहतियात करने का मुंह से नौबत पे ना जाए कि हमें कोई कहे कि आप सस्पेक्टेड हो चुके अच्छा, हैं। हॉस्पिटल में तो बिलाल लोग नहीं आ रहे, जैसे आप मुझे बता रहे थे वक्फे में, बता रहे थे कि आयशा वो रश नहीं है। अब आम दूसरी बीमारियों के सिलसिले में जो है हॉस्पिटल में लोग उतना ज्यादा नहीं आ रहे दिखाने इसकी के। मेन रीजन ये कि पहले यानी हम आउटडोर जो है, आउटडोर OPD वार्ड जो आउटडोर है। वार्ड निश्तर की बात करें तो 6000 से 7000 लोग आते थे, तो अब वो आउटडोर वार्ड बंद है। अब आउटडोर वार्ड में वो लोग आते थे जिनको फर्ज किया मेरी आंखों का मसला चला तो मैं वहां पहुंच गया, मुझे कुछ सांस में लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वहां पहुंच गया, गैस्ट्रो हुआ तो मैं वहां पहुंच गया। तो छोटी बीमारियों या मेरी तबीयत स्टेबल है लेकिन मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है, तो वो आउटडोर में जाते थे। आउटडोर वार्ड बंद हो गया तो पहले 1 हफ्ता लोग इसी उम्मीद पे आते हैं कि यार चेकअप करा लो, लेकिन जब देखा कि आउटडोर मुसलसल बंद है तो उन्होंने इत्मीनान का खुद भी सांस ले लिया कि आप इसी में रहना है, तो इसी में सर्वाइव करना है। तो हम देख रहे हैं कि आउटडोर वार्ड निश्तर की भी आउटडोर वार्ड बंद है, शहबाज शरीफ की भी बंद है, उसके अलावा जो प्राइमरी सेकेंडरी के हॉस्पिटल हैं डिपार्टमेंट के, वहाँ भी आउटडोर वार्ड बंद है। तो एक तो मेन वजह है। दूसरी जो मेन वजह कमी आई है इमरजेंसी पेशेंट में। हम निश्तर इमरजेंसी की बात करें तो रोजाना ईद के दिनों की बात निकाल लें, क्योंकि ईद में तो रश ज्यादा था, रोड एक्सीडेंट ज्यादा हुए, लेकिन जो हम 4 महीने से देख रहे हैं तो उनमें रोजाना हम देख रहे थे कि 2000 लोग आ रहे थे डेली। लेकिन अब की ये सूरत हाल है कि वहां पे अब 800 900 रोड एक्सीडेंट जो रोजाना के हिसाब से आ रहे थे 900 प्लस आ रहे थे, अब वो 200 से कम वो हो गए। रूटीन वाइज तो जो है लाजमी बात है, लॉकडाउन रहा, ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, काम बंद थे, तो इस वजह से ईद पर केसेस आए तो बच्चा पार्टी जो है वो निकले हैं ईद मनाने के लिए, और देख लें जो है किस तरह वन मिलिंग की और किस तरह के केसेस आए, और 2800 तक तकरीबन केसेस आए। तो ख्याल रखना है, आपने अपना भी ख्याल रखना है। कोरोना के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्सीडेंट की बात हो रही थी तो खुशी का मौका था, देखे कितने घर में जो है मातम बिछ गया, तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और नाज़िम खालिद से एडवोकेट साहब से बात करेंगे, क्योंकि साबिक सदर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। इनसे पूछते हैं कि मौजूदा जो टेनोर है, दौरानिया जो गुजर रहा है, नए सदर आ चुके हैं, तो और आपके टेनोर और इस टेनोर में क्या फ़र्क नज़र आता है? आपने कितना वर्क किया, अगर हम बात करते हैं बेहतरी के लिए, और अब कुछ काम चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ इस हवाले से? नहीं, काम तो मैंने बताया है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी वो काम, अदालतें खुली नहीं है, काम इतना नहीं हो रहा। हमारे टेनोर में अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है कि तमाम कोर्ट्स वर्क कर रही थी, मकसद है उसमें काफ़ी स्कोप था। मैंने बीइंग अ प्रेसिडेंट, हमारी मेन जो था है कचहरी एक्सटेंशन वाला, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो कासिम खान साहब हैं, उसमें उन्होंने अपनी बड़ी उस वक्त दिलचस्पी लेकर अब वो तकरीबन हमारे फाइनल मरहल में आ गया है। हमारी 44 की कोर्स जो है ना अब नई बन रही हैं यहाँ। इस वक्त जो हमें लीगली रिक्वायरमेंट्स है, हमें 100 से अबव जो है ना अदालतें चाहिए, लेकिन जो इस वक्त एग्जिस्ट हैं वो 50-60 के करीब अदालतें हैं। इससे हमारे जो केसेस हैं वो बहुत से पेंडिंग हैं। ठीक है, हमारे साथ कोरोना की वजह से भी और ज्यादा पेंडिंग आ गई। लाइव कॉलर भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। मलिक आयशा साहब हैं मुल्तान से, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा भाई क्या कहेंगे? बस आपका प्रोग्राम डेली मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा प्रोग्राम है। मैं कारोबारी आदमी, दुकान है मेरी, तो मैं आज जैसे बहन के तावन से ना, आज हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, जी जी, बिलाल भाई बैठे हुए, सबको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। तो हमने इतनी तावन किया है गवर्नमेंट से, हमारा तो इतना मुआवजे कत्ल हो गया है, लेकिन मैं अपील करता हूँ, वकील साहब भी बैठे हुए हैं कि हम में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जरूरतमंद है, लेकिन हम हालात नहीं फैला सकते। तो मेरी जनाब अपील है आपकी खातर से, बिल्कुल हमारी आवाज वहाँ तक पहुँच जाएगी। थोड़ा बहुत पैकेज हमें चलो कर रहे अपने ही शक्ल में दे दें तो उनसे बड़ी मेहरबानी होगी। तो बस ये ऐसा मैं आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ।
जी जी बिल्कुल। मैंने प्रोग्राम देखा, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, देखता था मैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आमीन, आपकी मोहब्बतें हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, हम तो डेली जो इस पे बात भी कर रहे होते हैं, जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो लोगों को भी कह रहे होते हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं वो उठें और ऐसे लोगों की मदद करें। हुकूमत को की जानिब से भी ज़रूरी है, उस पर भी हम जब आप बोलते हैं आपकी आवाज़ बनते हैं हम, बल्कि रूही जो चैनल है ये आपकी ही आवाज़ है, और जब आप कॉल करके कहते हैं तो आपकी आवाज़ अवानों तक पहुंच रही होती है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे जनूब पंजाब के लोगों के लिए है। आप अपनी आवाज़, बिल्कुल आपकी आवाज़ जो है रूही टीवी है, आप कॉल करें, बिला झिझक कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं। और जो मुखय्यर हज़रात देख रहे हैं हमारा शो, अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे MCR में रब्ता कर सकते हैं हमारे प्रोड्यूसर से। और जो लोग हमें कॉल करते हैं प्लीज़ आप उठें। वही बात हो गई ना कि वो लोग मांग नहीं सकते अपने इलाके में, किससे मांगे, कैसे कहें, तो वही वाइट कॉलर वाली बात हो गई जो है। हर कोई चाहता है कि ये चीज़ जो है छुपी रहे, किसी को पता भी ना चले और उनकी हेल्प आउट हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, बात वो हो गई कि अब जो है उस टाइम जब मतलब कोरोना नहीं था तो बहुत ज़्यादा काम करने का स्कोप भी था और आप लोगों ने काम किया भी है। तो मैं जानूंगी कि नौजवान जो हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो उनको 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 किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी है? नौजवानों को आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें बड़ी रिस्पेक्ट है और नौजवान के लिए इस पेशे में काफ़ी अच्छा स्कोप है। बिल्कुल। एक लेकिन आप किसी भी इदारे में चले जाएं, कहीं करो, कोई कारोबार कर लें, मेहनत लाजमी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, एक वकील जो मेहनत करता है, अपना रेगुलर आता है, अपनी मसले की प्रैक्टिस करता है, अपीयरेंस है उसकी, मसले के रिलेटेड आपके जो क्लाइंट आते हैं उनको पता होता है कि ये वकील टाइम पे आता है और टाइम पे जाता है और हर वक्त अपनी सीट में मौजूद रहता है, या अदालत में जब कॉल होती है तो उस वक्त मौके पे पहुंचता है, तो लोग परेशान नहीं होते। जब परेशान नहीं होते तो वो दूसरों को बताते हैं। नौजवान वकला के लिए इसमें जो मेहनती हैं, जो हार्ड वर्कर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है और उनको आना चाहिए। मकसद है कि ये कितना सब्र आजमा काम है जब एक जो है स्टूडेंट जो है, हम पढ़कर आते हैं, LLB करके आते हैं, और हम जब कदम रखते हैं तो हम समझते हैं कि यार बहुत आसान है यहाँ पैसा बनाना, लेकिन जब आते हैं क्लाइंटेज मिलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और कुछ कहते हैं कि पर्सनल जो है अपने रिलेशनशिप होने चाहिए सर, तो वाकई ऐसा कुछ होता है? रिलेशनशिप तो इस प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक आपका किसी के साथ कुछ ताल्लुक ही नहीं होगा तो आपको आप घर से आते हैं सीधा इधर कचहरी आते हैं, कचहरी से घर जाते हैं, जब तक आपके मैक्सिमम लोगों से ताल्लुकात अच्छे बुरे सबके साथ नहीं होंगे तो आप उस वक्त तक आपके पास लाज़मी बात है, कुछ जानता नहीं होगा तो आपको इस तरह तो नहीं आता, मुश्किल काम है। अब जो नए वकील आते हैं ना, हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत एकोमोडेट करते हैं, वो बिठाते हैं, वकालत सिखाते हैं। हमारे भी उस्ताद कराम ने, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उससे देखिए कोर्ट में अपेयर होना सिखाया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो ये एक हौसला बुलंद होता है। मेन प्रॉब्लम होता है फाइनेंस। तो अगर वो जूनियर्स जो भी आता है, अगर उसको किसी सूरत में उस्ताद सिखा भी रहा है, कोर्ट में जेब खर्च भी दे रहा है, उसमें एक जज्बा पैदा होगा। जब जज्बा पैदा होगा तो वो खुद ब खुद मेहनत करेगा, जब मेहनत करेगा तो अच्छा वकील बन जाएगा। बिल्कुल। और उसका अपना रोजगार फिर 5-6 महीने बाद, साल बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट सीट बना लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम चल पड़ेगा। तो वो मेहनत करना, ये मेहनत भी करनी है। और जो सीनियर हैं जिनके पास आप बैठ रहे हैं, काम सीख रहे हैं, उनसे सीखना भी है और जेब खर्च मिलना बहुत जरूरी है। बात तो ये अक्सर डिसहार्ट हो जाते हैं नौजवान कि हमने इस फील्ड में कदम रखा और पैसा होगा, तो ऐसा नहीं है कि फौरन जाएंगे और जो है पैसे की बरसात हो रही तो टाइम लगता है जो है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जब आप खुद कोशिश करेंगे सीखने की, जब आप उस्ताद के साथ जाएंगे, उस्ताद के अलावा भी आप अदालतों में जाएंगे, आप सीखेंगे, उस्ताद का काम करेंगे। जो उस्ताद के क्लाइंट आते हैं, जो आपके वो क्लाइंट देख रहे होते हैं कि यार ये बच्चा उस्ताद से ज़्यादा आगे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी इनफैक्ट आपको अकोमोडेट करते हैं। आपके सीनियर्स को पता भी नहीं होता, वो अकोमोडेट इसलिए करते हैं कि वो आपकी एफिशिएंसी, आपकी मेहनत, आपका बार बार अदालत में उनके साथ जाना, वो बेचारे परेशान होते हैं। जब एक वकील उनके साथ जाते हैं ना, तो वो बड़ा मुतमिन हो जाता है कि मेरे साथ मेरा वकील जा रहा है। अदालत में जाते हैं तो जज साहबान कहते हैं जाओ फौरन वकील को ले आओ। अब वो पीछे इधर से भागते आता है, आगे अदालत में कोई और केस लग जाता है, वो पीछे पड़ जाती है, वो परेशान होता है, वो कहीं दूर से आता है, एक तो वो रक्षे का किराया, ट्रैवलिंग का किराया, उसका और खर्चा होता है, कचहरी आना, फिर मजदूरी अपनी, जो कोई भी काम है वो सारा दिन उसका खत्म हो जाता है। तो लिहाजा अगर वक्त पे
हमारे दोस्त वकला भी टाइम पे पहुंच जाएं, टाइम पे अपेयरेंस कर दें, टाइम पे आर्गूमेंट्स कर दें, टाइम पे शहादत कर दें, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अदालतों का भी काम बोझ कम हो जाएगा और हमारा अपना भी हमारा जो बर्डन है वो भी कम होगा, डिस्पोजल होगी। जब डिस्पोजल होगी तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा तो लोग उससे फायदा होगा। केसेस ज्यादा हैं, इसका भी कोई हल है? इसका भी कुछ है? तो एक दिन में कितने कितने जो केसेस होते हैं? हमें अभी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, हमें मैं वही बता रहा हूँ कि हमें इस वक्त 100 से अबव अदालतें चाहिए कि जितने केसेस हैं। एक जज जो सिविल जज आता है उसके पास रोज का 100 केस या 200 केस है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, उसमें एक केस में 2 केसों में एविडेंस शुरू हो जाती है। अब एक एविडेंस में फर्ज जब मैं अपने केस को प्लेंटिव की तरफ से मैं उसको कर रहा हूँ, मेरी 4 शहादतें हैं। पहले मैं शहादत लिखवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल पूरा अपना केस पुट करूंगा, उसके बाद दूसरे वकील ने उसके ऊपर क्रॉस करना है, तो कहीं नहीं गए ना, वो क्रॉस करना है। और क्रॉस में उसमें मेरा ख्याल है कि एक जज भी क्या कर सकते हैं। वो एक ही केस में अगर शहादत और क्रॉस में अगर उसको 2, 3, 4 घंटे लग गए तो पीछे वाले तो लाज़मी बात है वो खत्म। तो बड़ा फिर टाइम 4 बज जाती है, बेचारे जज साहबान 5-5 बजे तक, 6-6 बजे तक, 7-7 बजे तक भी बैठे रहते हैं। खास तौर पर जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही होती है तो वो बैठते तो हैं बेचारे, काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन इवन देन भी हमारे पास केसेस की तादाद इतनी है कि हमें इस वक्त 100 से ज्यादा अदालतें चाहिए। बिल्कुल, कि एक जज के पास मेरी जो राय के मुताबिक एक जज के पास ज्यादा से ज्यादा 30 केसेस होने चाहिए या 40 केसेस होने चाहिए, जिसमें से 20-25 को डिस्पोजल दे वो। जब वो डिस्पोजल देगा तो मेरा आना और मेरे लिटिगेंट का आना और उसकी ट्रैवलिंग, उसका सारा दिन वो जब बच जाएगा, उसका नेक्स्ट नहीं आना पड़ेगा, तो इससे ये इंसाफ सबको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात है, जब लोगों को पेशी मिलती है तो डिसहार्ट हो जाते हैं, यार ये मसला जो है हल होने वाला नहीं है। और देख लें ज़मीनों के केसेस, देख लें इतने लंबे तवील चलते हैं, कितनी नस्लें जो है भुगताती रहती हैं और वो ख़त्म नहीं होते। इस तरह प्रॉब्लम यही है ना। बिल्कुल, हमारे पास जजों की तादाद बहुत कम है। तो अब कोशिश हो रही है इंशाल्लाह 44 कोर्ट्स हमारी नई बन रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो अभी शुरू होनी है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है मैटर, अल्लाह करेगा शुरू हो जाएगा। अगर 44 जज हमारे पास और आ जाते हैं तो इंशाल्लाह उसमें देखें ना बर्डन, आप जो वर्क है, जो एक जज पर अगर फर्ज किया उसके पास 100 केस लगा हुआ है, वो लाजिम बात है वो दूसरों पे शिफ्ट होगा, वो उसकी डिस्पोजल ज्यादा होगी, उधर भी होगी उधर भी होगी, तो काम इस तरह अच्छा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम खान एडवोकेट साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मेरी अपना आपके चैनल की मार्फत मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से, कौम से अपील करता हूँ कि देखिए हुकूमत जितनी भी पाबंदी लगा ले, आपके ऊपर जो भी करे, जब तक आप अपने दिल से खुद नहीं मानेंगे कि हमने ये सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, जब तक आप खुद नहीं मानेंगे, आप खुद फैसला नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है हुकूमत जितनी भी सख्ती कर ले, हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारी बचत है, हमारे घर वालों की बचत है, हमारी पूरे मुल्क की बचत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात की है। बिलाल नियाजी हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा बिलाल। और वक्तन फवक्तन आ जाया करो, अपना शो है आपका, और जी कोलीग हैं, दोस्त हैं, मिल लेते हैं, बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं और हम यहाँ बैठ के जो स्टूडियो में बात कर रहे होते हैं, तो ये अच्छा लगता है जब आप बहुत सारी बातें। खौफ का सिम्टम कहा जाता है कि जब भी आते कुछ खौफ ही फैला जाता है, कभी डेंगू, कभी गैस्ट्रो, कभी कोरोना। अभी मैंने कहा है तो अच्छा माजत भाई, आप तो नाराज हो गए, इतने अच्छे भाई हैं, नाराज हो गए। थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। 2 दिन हमें भी मिले हैं रिलैक्सेशन के, इंशाल्लाह मंडे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।